हम लोग सेक्शन ए का 4th जो टॉपिक है बिटर लेसन्स आर लर्न थ्रू एक्सपीरियंस, वो टॉपिक को हम लोग देखते हैं। ठीक है, ठीक है। आप लोग एक एक इंट्रोडक्शन अपने हिसाब से बताइए, इंट्रोडक्शन अपने हिसाब से बताइए, बिना देखे कोई भी इंट्रोडक्शन बताइए। ठीक है। सबसे अच्छे सबक सबसे कड़वे अनुभवी से ही सीखे जाते हैं। सबसे अच्छे सबक सबसे कड़वे अनुभव से ही सीखे जाते हैं। बताइए इंट्रोडक्शन बताइए, अपने से इंट्रोडक्शन बताइए। हाँ, बेटर लेसन, हाँ बोल सकते हो, बेटर एक्सपीरियंस था उनका जेल में। वेरी गुड, वेरी गुड, अच्छा पॉइंट है। और तुम बताओ। हाँ भाई, याद नहीं आ रहा है? इतना इतना सिंपल सा टॉपिक है, पहले तुम लोग बात कर लो पहले। हाँ, कोई एग्जांपल बताओ, बताओ तुम दिशा। प्रणब मुखर्जी। हाँ तो तुम बताओ, चलो इंट्रोडक्शन, कि क्या इंट्रोडक्शन ले सकते हैं जो बिटर एक्सपीरियंसेस से आपको बहुत अच्छा अनुभव मिला और यू लर्न थ्रू, आप एक बहुत अच्छा मतलब करियर में एक बहुत अच्छा एक सक्सेसफुल आपने उसके बाद लाइफ को टर्न आउट किया। आप एक एग्जांपल बताइए अपने से। इंट्रोडक्शन आप कैसे करेंगे? इंट्रोडक्शन मैंने कल बताया था ना, आप एक किस्से से करेंगे, एनेक्डोट से करेंगे। तो कोई भी एग्जांपल बताइए किसी का भी महान लीडर का। हाँ तो कोई दूसरा एग्जांपल दे दो, क्रिकेटर का दे दो। हाँ हाँ, एंशिएंट हिस्ट्री में चला जाओ, बेस्ट एग्जांपल है। उन्होंने जो तीन अपने देखे थे एग्जांपल, एकदम बिटर एक्सपीरियंस किया था, उसी के बाद उन्होंने सोच विचार करके उसके बाद वो अपने एकदम एक्सेल हो गए उसमें। हाँ मतलब वो उसके लिए निर्माण के लिए निकल पड़े, निर्माण के लिए। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल है, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। आप लोग बहुत से एग्जाम्पल दे सकते हैं, जैसे कि अब्राहम लिंकन का, जो मैंने एग्जाम्पल लिखा है अब्राहम लिंकन का। आप देखेंगे अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल है कि अब्राहम लिंकन बहुत सारे इलेक्शन को उन्होंने हारा। ठीक है, वो एक बिजनेसमैन थे अब्राहम लिंकन, जो थे अमेरिका के आज तक के सबसे सफल राष्ट्रपति में से एक है अब्राहम लिंकन। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा पहले वो बिजनेसमैन थे, तो बिजनेस में भी बहुत ज़्यादा फेल हुए, और उनको वो भी था आपका मेंटल बीमारी भी थी। क्या बोलते हैं भूल जाने वाली बीमारी को, जैसे उम्र के साथ जो भूल जाते हैं, डायमेंशिया, इंसोम्निया भी था उसको, कि मतलब नींद नहीं आती प्रॉपरली, और उम्र के साथ साथ वो भूलते जा रहे थे, डायमेंशिया था उनको, इंसोम्निया था। उसके बाद में भी इच डिफीट वॉज अ बिटर एक्सपीरियंस। क्या था उनके लिए? हर हार एक कड़वा अनुभव था, लेकिन हर हार ने उन्हें लचीलापन, सहानुभूति और धैर्य सिखाया। जब वे अंततः संयुक्त राज्य अमेरिका के सबसे अशांत काल गृह युद्ध, जब वर्ल्ड वॉर चल रहा था, उस समय उन्होंने राष्ट्रपति बनकर अमेरिका को संभाला था। एंड ही इज वन ऑफ द सक्सेसफुल प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। ठीक है, तो इन सबक से उन्हें संघ को बनाए रखने और दास प्रथा को समाप्त करने में मदद की। जो अमेरिका में स्लेवरी सिस्टम था, आप लोगों को पता है जो स्लेवरी सिस्टम था वो कहां से आया था? अफ्रीका से आया था। लेकिन अफ्रीका को स्लेव बनाया कौन था? अमेरिका वालों ने। अमेरिका वालों ने जब अमेरिकन रिवॉल्यूशन चल रहा था 1800 सदी में, तब उन्होंने क्या किया था? अमेरिकन ने अफ्रीका वालों को स्लेव बना के अपना काम करवाना चालू किया था। तब से ये हो गया था कि अफ्रीकन आर स्लेव, अफ्रीकन आर स्लेव। वाई? बिकॉज अफ्रीकन आर ब्लैक, तो दे आर स्लेव्स। और सेम चीज रेप्लीकेट कहाँ हुआ? ब्रिटिशर्स ने इंडिया में रेप्लीकेट किया, ब्रिटिशर्स ने, कि इंडियंस आर ब्लैक सो दे आर आर स्लेव। ठीक है, वो हमारे स्लेव्स हैं और उन्होंने उसको एक्सपीरियंस किया। तो आप इसका एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। आप और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इंट्रोडक्शन ले सकते हैं, जैसे कि एक इंट्रोडक्शन आप ये भी ले सकते हैं कि एक इंडिपेंडेंट मदर जो सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर पे जी रही थी, सिर्फ और सिर्फ वेलफेयर पे जी रही थी। एक तो मदर थी, हस्बैंड नहीं था, इंडिपेंडेंट थी, सिंगल मदर, इंडिपेंडेंट है और ऊपर से वेलफेयर पे जी रही है।
ठीक है, उसके पास कुछ भी नहीं है, निराश है, वो एक कैफे में, द एलिफेंट कैफे, एक कैफे में अपनी बुक लिखती है, वो कैफे में बुक लिखती है और उसी बुक को बेचती है, लेकिन उस बुक को कोई भी नहीं पढ़ता है, उस बुक को कोई भी नहीं पढ़ता है। आगे चल के वो क्या बनी आप लोगों को पता है? क्या नाम था उनका? हर नेम इज जेके रॉलिंग। जेके रॉलिंग जो अभी तक के सबसे बेस्ट बुक पब्लिशर में से एक है, जेके रॉलिंग, जिन्होंने हैरी पॉटर लिखी है और सबसे ज़्यादा बुक विश्व में अभी तक के उन्होंने बेची है। तो उनका जो बिटर एक्सपीरियंस था कैफे में बैठ के बुक लिखना, ना तो उनके पास पैसे थे ना कुछ था, लेकिन अंततः वो एक बहुत बड़ी अपने आप में एक हस्ती बनी, जेके रॉलिंग। ये जेके रॉलिंग की कहानी है। अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आप लोगों को समझ में आएगा। क्यों? सुधा चंद्रन का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, हाँ उनका भी बिल्कुल एग्जाम्पल ले सकते हैं। सुधा मूर्ति का भी ले सकते हैं, इलॉन मस्क का भी ले सकते हैं यहाँ पे एग्जाम्पल। ऐसे बहुत ही अच्छे अच्छे लोग हैं, इनका आप एग्जाम्पल ले सकते हैं। शक्ति दुबे का भी ले सकते हो, हाँ यूपीएससी का 4 अटेम्प्ट नहीं निकला, उसके बाद उन्होंने यूपीएससी का उसने। लेकिन कोई लीडर का एग्जाम्पल दो तो अच्छा लगता है। शक्ति दुबे इज जस्ट एन एक्सपीरियंट हु क्लियर्ड यूपीएससी। एक नेशन को लेके जो चल रहा है उनका एग्जाम्पल दोगे तो ज़्यादा अच्छा है। जेके रॉलिंग इज इटसेल्फ एन पर्सनालिटी, है ना। हैरी पॉटर द ग्रेट, हैरी पॉटर जितना हम लोगों ने विजुअल फॉर्म में नहीं देखा, उससे ज़्यादा उनकी बुक बिकी है। ठीक है, ठीक। तो आप लोगों को इंट्रोडक्शन समझ में आया? इंट्रोडक्शन आप लोगों को समझ में आया? आइडिया क्या था? स्ट्रगल, संघर्ष, असफलताएं और कष्ट लचीलेपन और बुद्धिमत्ता के शिक्षक हैं। ठीक है, सफरिंग आर टीचर्स ऑफ रेजिलियंस एंड विजडम। आप जितना ज्यादा स्ट्रगल करोगे उतने ज्यादा आप रेजिलियंट होंगे। आप समझ रहे हो? अगर मैं आप लोगों को बोल दूं कि आप लोगों को भाई यूपीएससी आज ही आपको आईएएस बना दूं, वो मजा नहीं आएगा। जो मजा आप लोगों को स्ट्रगल के बाद आएगा। जो एकदम सिल्वर प्लेट में पैदा होते हैं तो वो वैसा ही सोचते हैं, लेकिन उनको जब तक कि कोई उपलब्धि हासिल नहीं हो जाती उनको वो अच्छा मजा नहीं आता, एक सक्सेस का मजा नहीं आता। सेम हैपन, जो आपको सक्सेस चाहिए इट विल कम थ्रू बिटर एक्सपीरियंस, बट जरूरी नहीं है कि बिटर एक्सपीरियंस से ही सक्सेस आपको मिलेगा। इसरो देखो, इसरो को देखो, इसरो कुछ अच्छा काम करता है, उसको पॉजिटिविटी मिलती है, फिर आगे और अच्छा काम करता है, तो उसका बिटर एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ ना इसरो का। इसरो पॉजिटिव काम कर रहा है, उसके बाद फिर और अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इसरो का बिटर एक्सपीरियंस भी हुआ था। चंद्रयान 2 से जो फेलियर था उसको उन्होंने चंद्रयान 3 में डाला और उन्होंने रेप्लिकेट किया और सक्सेसफुल मॉडल बना। तो आप ऐसा एग्जाम्पल ले सकते हैं, इसरो का एग्जाम्पल, इलॉन मस्क का एग्जाम्पल ले सकते हैं, अब्राहम लिंकन का एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं, साथ ही साथ आप लोग जेके रॉलिंग का एग्जाम्पल ले सकते हैं, आप लोग महात्मा गांधी का एक्सपीरियंस ले सकते हैं। महात्मा गांधी का बेटर एक्सपीरियंस था अफ्रीका में, अफ्रीका में बेटर एक्सपीरियंस था, जो एक डेवलप हुआ सत्याग्रह के लिए, नॉन वायलेंस के लिए एक डेवलप हुआ। और महात्मा गांधी ने जो हमको डेमोक्रेसी में हमको जो इंडिपेंडेंस दिलाया है थ्रू रेजिलियंट। भाई कितने लोगों की हत्या हो रही थी पार्टीशन के टाइम पे, कितने लोग उनके विरुद्ध थे, फिर भी उनका था वी आर नॉट वायलेंट, हम सत्याग्रह, हम नॉन वायलेंस को चुनेंगे। आप लोग बात समझ रहे हैं? नॉन वायलेंस को चुनते हुए उन्होंने विथ रेजिलियंस इंडिपेंडेंट में हमारा साथ दिया। सिंपल है, उनका एग्जाम्पल भी ले सकते हो, कोई भी एक एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हो, राइट। ठीक है, बॉडी में देखेंगे आप लोग, बॉडी में देखेंगे कड़वे अनुभव अक्सर परिवर्तनकारी सुधार लाते हैं। ठीक है, कड़वे जो अनुभव होते हैं अक्सर परिवर्तनकारी सुधार लाते हैं। ठीक, आप देखेंगे फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट है, नीत्शे बोलते हैं कि सफरिंग से क्या होता है, सहनशीलता से, कष्ट से सहनशीलता का निर्माण होता है, सफरिंग से रेजिलियंस बिल्ड होता है। ये कौन बोल रहे हैं? ये फिलोसोफर बोल रहे हैं। फिलोसोफर बोल रहे हैं कि क्या होता है, आपका कष्ट से सहनशीलता का निर्माण होता है। ठीक है, दूसरा हम गांधी जी के अगर एग्जाम्पल लें तो गांधी जी क्या बोलते हैं? गांधी जी बोलते हैं सत्याग्रह में कष्ट तपस्या एक नैतिक शक्ति है। सफरिंग एज मोरल फोर्स इन सत्याग्रह। सत्याग्रह मतलब उन्होंने देखा, जैसे अंबेडकर को देख लो, अंबेडकर ने कितने ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन सहा, छुआछूत को लेके, अपनी कास्ट को लेके डिस्क्रिमिनेशन सहा, अनटचेबिलिटी को लेके डिस्क्रिमिनेशन कहा, उनको दलित करार दे दिया गया था। दलित थे, वो दलित कम्युनिटी से भी थे,
तो उन्होंने कितना रेजिलियंट्स थे कि वो आगे चल के एक महान देश का कॉन्स्टिट्यूशन लिखे ड्राफ्टिंग लेकर बॉडी में। और उनकी अगर आप शिक्षा की बात करेंगे तो शिक्षा तो वो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने मास्टर्स की है, ठीक है। और तभी वो एक बहुत ही महान वकील के रूप में भी जाने जाते थे इंडिया में। ही वॉज वेरी गुड एडवोकेट, ठीक है। तभी आप लोग देखेंगे एक भीम सेना बोल के एक अलग ही सेक्ट है जो सिर्फ अंबेडकर के बताए गए रास्तों पे चलती है। आपको बात समझ में आ रहा है? और आप तभी देखेंगे आपको हर एक सिटी, हर एक स्टेट में आपको एक वो एरिया मिल जाएगा अंबेडकर नगर नाम से। आपको रायपुर में मिल जाएगा अंबेडकर नगर, बिलासपुर में मिल जाएगा अंबेडकर नगर। वो एक कम्युनिटी है जो अंबेडकर के लोगों द्वारा स्थापित किया गया है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। आप देखेंगे और वो अपने आप को क्या समझते थे कि वो किसी भी धर्म को लेके बहुत ज़्यादा टिल्टेड नहीं है। लेकिन जब उन्होंने एनालाइज किया तो अपने लेटर लाइफ में वो किसको अपनाए? बुद्ध को। अपने लेटर लाइफ में बहुत, जब वो अपना मतलब सब कुछ अपना त्याग चुके थे, वो अपना पॉलिटिक्स त्याग चुके थे, अपनी एडवोकेसी त्याग चुके थे, वो फुल टाइम अपने रिटायरमेंट में आ चुके थे, तब उन्होंने आखिरी में क्या किया? बुद्ध को अपनाया। और बुद्ध को कहाँ अपनाया था उन्होंने? नागपुर में। नागपुर में उनकी बहुत बड़ी परिक्रमा है जहाँ पे बहुत बड़ा सेशन लिए थे वो, और उन्होंने अपने आप को बुद्ध में परिवर्तन किया था, ठीक है, ठीक है। देखेंगे आप लोग बुद्ध क्या बोलते हैं? 4 नोबल ट्रूथ, 4 आर्य सत्य है। सफरिंग इज द फर्स्ट स्टेप टू विजडम एंड लिबरेशन। कष्ट ज्ञान और मुक्ति की ओर पहला कदम है। आप समझ रहे हैं? जो कष्ट है वो ज्ञान और मुक्ति की ओर पहला कदम है, ठीक है। तो ये आप लोग फिलोसफिकल आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। पहले फिलोसफिकल जो भी फिलोसफर थे आपके, प्लेटो हो गया, अरिस्तु हो गया, इनके आप आर्ग्यूमेंट दे सकते हैं। खैर आप लोग अभी इनके बारे में पढ़े नहीं है, लेकिन एथिक्स में आप लोग इनके बारे में पढ़ेंगे जब डिटेल में जाएंगे थोड़ा तो, ठीक है। दूसरा देखेंगे आप लोग, दूसरा आप लोग पर्सनल लाइफ का एग्जांपल दे सकते हैं। पर्सनल लाइफ का एग्जांपल आप लोग दे सकते हैं, जैसे कि धीरूभाई अंबानी और स्टीव जॉब्स। उनको लाइफ में कितने ज्यादा सेटबैक्स आए थे, कितने ज्यादा सेटबैक्स। धीरूभाई अंबानी को पेट्रोल बेचते थे, लेकिन देखो इतना बड़ा एम्पायर है आज उनका। ऐसे स्टीव जॉब्स, उनको कैंसर था, उनको अर्ली एज में पता चल गया कि उनको कैंसर था। तो जो कैंसर था उन्होंने उससे अपना विजन और गोल को बिल्डअप करते हुए, देखो एप्पल जो मैकिंटॉश था स्टार्टिंग में जो बना था, मैकिंटॉश बनाया, देन इट कन्वर्टेड टू एप्पल, है ना। तो आप देखेंगे स्टीव जॉब्स का बड़ा एग्जाम्पल है, धीरूभाई अंबानी का एक बड़ा एग्जाम्पल है। अंबेडकर फेस्ड बिटर कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। उदाहरण के लिए अंबेडकर को जातिगत भेदभाव का सामना करना पड़ा। इससे उनके सुधारवादी उत्साह को और बढ़ाया और उन्हें एक सामाजिक वस्तुकार बनाया, ठीक है। दैट मेड हिम अ सोशल आर्किटेक्ट। क्लियर? तो कि तभी आप देखेंगे अंबेडकर भले ही बहुत ही ज्यादा कॉन्स्टिट्यूशन को लेके वैल्यूएबल थे, लेकिन वो अपनी कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा रिजर्वेंट रहे हैं। अपनी कम्युनिटी के बदलाव के लिए, रिफॉर्म के लिए। जो रिजर्वेशन आया है वो अंबेडकर द्वारा ही तो लाया गया है। जो रिजर्वेशन है हमारे यहाँ, रिजर्वेशन के तौर पे गांधी जी क्या बोलते हैं, अनशन पे चले गए थे। गांधी जी आप देखेंगे जो पूना पैक्ट हुआ था उसमें गांधी जी अनशन पे चले गए थे। अंबेडकर जी उनसे मिलके खाली उन्होंने रिजर्वेशन हल्का सा कम करवाया, लेकिन उसके बाद भी अंबेडकर जी अड़े रहे कि हमारे जाने के बाद हमारे देश का क्या होगा, दलितों का क्या होगा, उनका कौन सुनेगा। तभी वो रिजर्वेशन आया था। स्टार्टिंग में रिजर्वेशन 20 साल के लिए था, लेकिन धीरे धीरे और वो बढ़ता गया, अभी भी चल ही रहा है आपका, ठीक है। दूसरा देखेंगे आप लोग पॉलिटिकल लेसन देखेंगे, ठीक है। राजनीतिक सबक देखेंगे, पॉलिटिकल लेसन। राजनीतिक व्यवस्थाएं अक्सर कड़वे अनुभव से परिपक्व होती हैं। एग्जाम्पल आप देखेंगे, जो इंडिया में इमरजेंसी आया था 75 से 77 के बीच में, बहुत ही काला पीरियड था वो, बहुत ही डार्क पीरियड था। कौन था प्राइम मिनिस्टर उस समय? इंदिरा गांधी। तो आप लोगों को पता है इंदिरा गांधी थी, बहुत ही ऑथोरिटेटिव नेचर की थी। तो उनका जो टाइम था बहुत ही डार्क पीरियड था। किसी को भी जेल में डाल दे रहे थे, जो भी एंटी गवर्नमेंट है उनको अंदर कर दे रहे थे। तो इट वॉज अ डार्क पीरियड फॉर डेमोक्रेसी, तो आफ्टर दैट इमरजेंसी हमारे पार्लियामेंट में काफी बदलाव आए। इमरजेंसी के प्रावधान पे बदलाव आए, इमरजेंसी लागू करने के क्या क्या सिस्टम होने चाहिए, नए उदाहरण लाए गए। जैसे पहले आपका इमरजेंसी के लिए एक्सटर्नल वॉर एंड एग्रेशन यूज नहीं करते थे,
लेकिन अभी एक्सटर्नल वॉर एंड एग्रेशन भी यूज कर रहे हैं हम लोग, आर्म रेबिलियन यूज कर रहे हैं हम लोग, कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी अगर गिर गई है तो हम लोग इमरजेंसी ला सकते हैं हम लोग। तो बहुत सारे हम लोगों ने डेवलपमेंट लाया, जस्ट बिकॉज वन एग्जाम्पल विच वॉज बिटर दैट वी सॉ इज दैट इमरजेंसी, बट इट स्ट्रेंथन डेमोक्रेटिक कॉन्साइसनेस एंड रीअफर्म सिटीजन फेथ इन लिबर्टी। ठीक है, लेकिन इससे लोकतांत्रिक चेतना को मजबूत किया और नागरिकों के स्वतंत्रता के में विश्वास का पुष्ट किया। क्लियर है आप लोगों को? आप लोगों ने फिलोसफिकल एग्जाम्पल देखा, आप लोगों ने पर्सनल एग्जाम्पल देखा, आप लोगों ने पॉलिटिकल एग्जाम्पल देखा। आप लोग और भी अपने डायमेंशंस ला सकते हैं अपने हिसाब से, है ना? ठीक है, अभी आप देखेंगे इकोनॉमिक लेसन्स। इकोनॉमिक लेसन्स आप देखेंगे, जो इंडिया में 1991 में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आया, इंडिया में 1991 में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आपका आया, उससे हमको क्या सीख मिली? उससे हम लोगों ने अपनी इकोनॉमी में परिवर्तन लाया, जैसे कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। क्यों? क्योंकि 1991 की जो त्रासदी थी वो बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस था हमारे लिए। हमको दूसरे देश के सामने हाथ फैलाना पड़ रहा था लोन के लिए। आपको बात समझ में आ रही है? तो इकोनॉमिक का वो एक एक्सपीरियंस दे सकते हैं। और दूसरा आप देखेंगे 2008 में जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस, आप लोग तो पढ़ रहे हैं इकोनॉमिक्स में, एनपीए वगैरह, कैपिटल एडिकेसी रेशियो, पूंजी पर्याप्तता अनुपात पढ़ रहे हैं आप लोग, तो वो सब किससे आया? बेसल नॉर्म्स किससे आया? कितने, क्यों हम लोग इतने स्ट्रिक्ट किए उसको? क्राइसिस की वजह से। तो इकोनॉमिक क्राइसिस में आप उसका एग्जांपल ले सकते हैं। 2008 में जो क्राइसिस हुआ था वो ज़्यादा बिटर था, इट वाज नॉट गुड, इट वाज नॉट प्लेजेंट, जिसकी वजह से हमको ये सब अपने स्ट्रिक्टर नॉर्म्स अपनाना पड़ा। राइट, ठीक है, ये आप लोग पढ़ लिए। भारत में भुगतान संतुलन में उदारीकरण का बढ़ावा, जिससे दशकों तक विशेष। ठीक है, फिर ये आपका वैश्विक तौर का हो गया। ठीक है, अब लीगल रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे। लीगल रिफॉर्म्स की हम बात करेंगे। जो भोपाल गैस ट्रेजेडी थी, भोपाल गैस ट्रेजेडी थी 1984 में जो हुई थी, कौन सा गैस था? याद है नाम? मिथाइल आइसोसाइड गैस था। ठीक है, तो जो गैस की ट्रेजेडी हुई थी उससे क्या हुआ था? उससे होने के बाद में जो कंपनी सेटअप था, जब कंपनी हम लोग इनकॉर्पोरेट करते हैं तो आपको एक इन्वायरमेंटल लॉ को भी फॉलो करना पड़ता है। उसको सेटअप किया गया। हर 30 दिन में ऑडिट होना चाहिए कंपनी का, कि 30 दिन में फैक्ट्री, बाकायदा फैक्ट्री के सारे मशीन्स प्रॉपरली चल रहे हैं कि नहीं, है ना? जितने भी वर्कर्स हैं वो प्रॉपरली काम कर रहे हैं कि नहीं, ऑडिट होना चालू हो गया। तो काफ़ी बदलाव आया कॉर्पोरेट अकाउंटेबिलिटी में। आप समझ रहे हैं? तो वो सब किससे हुआ? थ्रू आर बिटर एक्सपीरियंस विच वी हैज एक्सपीरियंस्ड। कब, कहाँ पे? भोपाल गैस ट्रेजेडी में। उसके बाद से अपना एक रिफॉर्म। ठीक है, सेम यही हुआ आपका इसके निर्भया जो केस हुआ था, बहुत इससे पहले रेप केस उतना उसमें नहीं था, मतलब लाइमलाइट में नहीं था कि भाई हाँ इतना कंट्रोवर्सी होती है। पहले तो बहुत सारे ऐसे केसेस इंडिया में, तो बहुत केसेस ऐसे होते हैं जो अनरिपोर्टेड होते हैं। राइट, कौन है? अच्छा, ठीक है, इंडिया में जो बहुत से केसेस होते हैं वो अनरिपोर्टेड होते हैं। लेकिन 2012 में जो केस हुआ था वो पूरे इंडिया को हिला के रख दिया था। आप लोगों को याद होगा तो पूरा भारत बंद हो गया था और हर जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा था। बैठो बैठो बैठो। क्या हो गया था? पूरा भारत बंद हो गया था और हर जगह कैंडल मार्च निकाला जा रहा था। क्यों कैंडल मार्च निकाला जा रहा था? बिकॉज ऑफ दैट। और उसके बाद में ही हम लोग अपने लॉज में भी चेंज लाए कि हाँ भाई जो क्या बोलते हैं रेप कन्विक्ट होगा उसको, सॉरी जो हाँ जब कन्विक्ट होगा, विक्टिम तो जो वो हुआ कन्विक्ट होगा, उसको हम लोग सजा तो देंगे, काफ़ी डिफरेंट कैटेगरी में सजा देंगे। मतलब उसके बाद हमारा लॉ भी बनाया गया कि कैटेगरी बनाया गया क्राइम का। एक हीनियस क्राइम क्या होता है आपका, एक सब हीनियस क्राइम क्या होता है। जो रेप आता है वो हीनियस क्राइम के अंदर में आता है। हीनियस क्राइम मतलब होता है जिसकी सजा हम लोग बहुत दर्दनाक देंगे, या तो फांसी होगी या तो उम्र कैद होगी, उससे नीचे की सजा नहीं होगी। ठीक है, और अगर आप बाकी देश की बात करेंगे तो बाकी देशों में रेप का तो पता है आपको, अफगानिस्तान में तो वहीं पर सर काट दिया जाता है ना, और बाकी किसी देश में तो वहीं पर बंदूक से उड़ाया जाता है। ठीक है, जापान में क्या करते हैं, उनको किसी मशीन में लगाते हैं, उस मशीन में कौन सा वो केमिकल रहता है, उस केमिकल से 2 मिनट में उसकी डेथ हो जाती है, साइलेंट डेथ जिसको बोलते हैं। ठीक है, तो इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन है। भारत में भी मांग की गई कि भाई इतनी स्ट्रिक्ट रेगुलेशन यहाँ पे लाओ ताकि एक आध केसेस में ऐसा हो तो बाकी लोग वो काम करने, कुकर्म करने का सोचे भी ना। लेकिन इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री, हमको सबको लेके चलना पड़ेगा, हमको लॉ एंड रेगुलेशन फॉलो करना पड़ेगा। वी हैव टू बाउंड आवर कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल, कॉन्स्टिट्यूशन भी फॉलो करना पड़ेगा। परफेक्ट। तो उसके बाद देखेंगे आप लोग क्या हुआ आपका
स्ट्रिक्टर एंटी रेप लॉज एंड फास्ट ट्रैक कोर्ट्स, जो कोर्ट्स में जो सर्विसेज थी उसको काफी स्पीडी की गई, ठीक है, एज फॉर द पॉइंट ऑफ विक्टिम एंड फॉर द पॉइंट ऑफ कन्विक्ट एज वेल, दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, ठीक है। और उसके बाद से आप देखेंगे हर जो राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं वो बहुत ज्यादा सजग हो गए हैं। कोई भी रेप वेप का, जैसे यूपी में, यूपी इतना बड़ा देश मतलब राज्य है, कोई भी वो होता है रेप का इशू, तो सबको बोला गया है डीएम एसपी को कि कोई भी रेप का केस आएगा सीधा सीएम को रिपोर्ट करना है, सीधा सीएम को रिपोर्ट करना है। मतलब उसकी सीधी लीगल अथॉरिटी सीएम से आती है कि हाँ भाई इस पे लीगल केस करना है, और हो सके तो एनकाउंटर कर दो उसका, हो सके तो ऑन द स्पॉट एनकाउंटर कर दो जो भी आपका रेप कन्विक्ट है। तो काफ़ी स्ट्रिक्टर लॉज आए, चेंजेस आए, उसके बाद में भी काफ़ी ऐसे रेप के केसेस आए, जैसे कि आपका यूपी में कठुआ क्या बोलते हैं वो आया था, रेप का केस आया था, ठीक है। आपका हाथरस का आया था, हाथरस इज अ प्लेस, कठुआ इज अ प्लेस इन यूपी जहाँ पे ऐसे केसेस आए, तो ठीक है। तो ये सब आप देखेंगे, हो गया, ठीक। अभी आप देखेंगे इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्या चेंजेस अंतरराष्ट्रीय संबंध के रूप में। संघर्ष के बाद दुनिया दर्दनाक सबक सीखती है, ठीक है। जो आपका वर्ल्ड वॉर 2 हुआ था तो उसमें 85 मिलियन लोग कम से कम अपनी जान गंवाए थे वर्ल्ड वॉर 2 से। लेकिन वर्ल्ड वॉर 2 से हमको सबक मिलती है, उससे एक इंस्टीट्यूशन का निर्माण हुआ जो कि था संयुक्त राज्य, यूनाइटेड नेशन, जिसका मेन काम क्या है, मेन काम यही है कि जेनोसाइड हो गया, वॉर हो गया बिटवीन द कंट्रीज, ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी, ग्लोबल पीस एंड स्टेबिलिटी, ठीक है। इसका मुख्य उद्देश्य है आपका वो यूएन बना है ना, ठीक है, यूएन हो गया आपका, नेटो हो गया आपका, ह्यूमन राइट फ्रेमवर्क्स हो गया आपका, ठीक है। जैसे आपका ह्यूमन राइट कमीशन है ना, ह्यूमन राइट कमीशन, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन पता है ना होता है, स्टेट ह्यूमन राइट कमीशन भी होता है, पता है ना, हर राज्य के अपना मानव अधिकार होता है, वैसे ही नेशनल अधिकार भी होता है। संवैधानिक बॉडी है कि गैर संवैधानिक है? ह्यूमन राइट कमीशन संवैधानिक है, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल है ना। जो आपका नेशनल कमीशन ऑन एसटी है, नेशनल कमीशन ऑन एससी है, नेशनल कमीशन ऑन बैकवर्ड क्लासेस है, वो कॉन्स्टिट्यूशनल है। ह्यूमन राइट जो कमीशन है वो संवैधानिक नहीं है। ये क्वेश्चन आ चुका है यूपीएससी में, पूछता है यूपीएससी कोई बार, बॉडीज का नाम ले देता है कि संवैधानिक है कि गैर संवैधानिक है, पूछता है। अभी नहीं पूछता, 2-3 साल से नहीं पूछ रहा है, बहुत इजी। हाँ कौन सा? नहीं, पहले जाते पूछा था, 3-4 ऑप्शन दे दिया और 3-4 वो दे दिया संवैधानिक। लेकिन अभी क्या पूछ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में 4 स्टेटमेंट देगा, एक स्टेटमेंट में देगा वो, बाकी 3 जो स्टेटमेंट होगा वो एकदम डिफरेंट एंगल का होगा। तो अभी अगर पूछ भी रहे तो एक आध क्वेश्चन में एक पॉइंट दे दिया, जिसके बेस पे आप आंसर ला भी सकते हो, नहीं भी ला सकते हो। एलिमिनेट हो रहा होगा तो आंसर आ जाएगा, एलिमिनेट नहीं हो रहा होगा तो आंसर नहीं आएगा, सिंपल है ना, ठीक है। अभी आप देखेंगे टुडे क्लाइमेट डिजास्टर्स आर बिटर रिमाइंडर्स पुशिंग नेशन टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी एंड क्लाइमेट एग्रीमेंट्स लाइक द पेरिस एकॉर्ड, ठीक है। जो आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, जैसे आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने से स्किन कैंसर हो रहा है और भी अदर डिजीज हो रही है अगर आप ग्लोबल लेवल पे देखो तो उससे निपटने के लिए हम लोगों ने क्या लाया, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल। आप लोग पढ़ेंगे एनवायरनमेंट में आगे, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल आया उससे, क्योटो प्रोटोकॉल आया उससे, ये सब प्रोटोकॉल आए क्यों, ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए। ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है, ग्रीन हाउस गैस का जो एमिशन है उसको कम करने के लिए आया। और ये किसके लिए पुश कर रहा है, टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पुश कर रहा है। मतलब सोलर एनर्जी हो गया आपका, विंड एनर्जी हो गया आपका, हाइड्रो एनर्जी हो गया आपका, ये सब एनर्जी की तरफ क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। जिससे क्या हो रहा है, एक्सपीरियंस तो हमारा बेटर था, बट अल्टीमेटली इट लीड्स टू व्हाट, अ गुड एनर्जी लाइक रिन्यूएबल एनर्जी हो गया आपका, विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया। आप लोग समझ रहे हैं इससे? तो ये क्या हो गया, बिटर एक्सपीरियंस से वी आर डेवलपिंग अ गुड फेज टुवर्ड्स डेवलपमेंट, गुड फेज टुवर्ड्स डेवलपमेंट, ठीक है। तो आप लोग यही, और पेरिस अकॉर्ड की हम बात करते हैं, आप लोग जब बात करेंगे तो जो कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती, कॉप होती है, जो 1992 से चालू हुई है। स्टार्टिंग क्योटो प्रोटोकॉल से हुआ था, फिर मॉन्ट्रियल हुआ था, ये सब जगह का नाम है। क्योटो जापान में है,
मॉन्ट्रियल कहीं और है, ये सब जगह का नाम है। हर साल पार्टीज, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, तो वो आप लोगों को लाइन से पढ़ाया जाएगा इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट जब हम लोग पढ़ेंगे तो आपको लाइन से पढ़ाया जाएगा 1992 से लेके अभी तक के कि कितनी कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज हो चुकी है। मुख्य आपको पढ़ाया जाएगा और बाकी सब भी पढ़ाया जाएगा, लेकिन उसमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। जैसे पेरिस अकॉर्ड हो गया, उसको पढ़ाया जाएगा आपको। दोहा अकॉर्ड हो गया, दोहा कहाँ है, कहाँ है दोहा, नहीं पता? हाँ नहीं, दोहा इज इन अबू धाबी। हाँ तो आप हाँ यूएई दोहा। तो आप देखेंगे, आप डिफरेंट एक बार क्लियर कर लेना, दोहा अबू धाबी यूएई में है कि कहाँ पे है, आई एम नॉट श्योर, बट मिडिल ईस्ट में ही है कहीं पे, बट मे बी यूएई मेरे ध्यान में आ रहा है, बट माइट बी आई एम रॉन्ग, है ना, आप देख सकते हैं। तो मेन पेरिस करेंगे आप लोग, क्योटो करेंगे, मॉन्ट्रियल करेंगे, दोहा करेंगे, बाकी जो बीच में आए हैं जो फ्रिवलस है वो सब आप छोड़ देंगे, आप समझ रहे हैं? तो वो सब आप पढ़ेंगे। पेरिस अकॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट था, ठीक है। हिस्टोरिकल स्ट्रगल की हम लोग बात करें तो इंडिया रिवॉल्ट ऑफ 1857, देखो इंडिया में आग तो लगी थी 1857 में रिवॉल्ट में। ये तो पता चल गया था कि हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना है, हमको अपनी स्वतंत्रता के लिए लड़ना है, ठीक है। जैसे कि आप 1857 में रिवॉल्ट में मुख्य भूमिका किसकी थी? रानी लक्ष्मीबाई थी। हर एक रीजन से एक लीडर था, तात्या तोपे था, हर एक रीजन के अपने अपने एक लीडर थे, ठीक है। तो उससे ये तो समझ में आ गया था कि वी कैन नॉट बी कॉलोनाइज्ड बाय अदर, ये तो समझ में आ गया था कि हमको अपने अधिकार के लिए लड़ना है। और वहीं से नेशनलिज्म लोगों में जागा। आप नेशनलिज्म पढ़े होंगे एनसीईआरटी में, तो उसमें 1857 की बात भी की गई है। जो नेशनलिज्म जागा, ठीक है, जो राष्ट्रीयता जागी, वो वहीं से कहीं ना कहीं वहां से ही जागी थी, ठीक है। तो आप देखेंगे जो हुआ था वो क्या किया, नेशन को कॉन्साइज दिया एंड ये एक वे क्रिएट किया फॉर इंडिपेंडेंस, पेविंग द वे फॉर इंडिपेंडेंस, ठीक है। सिमिलरली महात्मा गांधी imprisonment taught him patience and shaped his philosophy of non violence, ठीक है, which later become global movement, बिल्कुल ठीक है। महात्मा गांधी का जो नॉन वायलेंस का जो जरिया था वो क्या बना, लेटर बिकम मास मूवमेंट बन गया वो, एंड वी गेट इंडिपेंडेंट, राइट, ठीक है, ठीक है। महात्मा गांधी की कारावास ने उन्हें धैर्य सिखाया और उनके अहिंसा के दर्शन को आकार दिया, जो बाद में एक वैश्विक आंदोलन बन गया, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? अभी तक हम लोग क्या कर रहे हैं, बॉडी कर रहे हैं, बॉडीज में कर रहे हैं अभी हम लोग। पहले इंट्रो दिए, फिर बॉडीज किए, फिर उसको निगेट करेंगे, फिर अगर आप लोगों को कोई और डायमेंशन दिख रहा है तो कर लिख लेंगे, फिर कंक्लूजन दे देंगे आप लोग। सिंपल है आप लोगों का, समझ गए आप लोग बात को? तो आप लोग बॉडीज में और भी लिख सकते हैं, आप लोगों को एग्जाम्पल और भी आ रहा है तो और भी एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एग्जाम्पल खत्म हो गया है। यदि आपको लगता है आप लोग पॉलिटिकल खत्म कर लिए हैं, इंटरनेशनल खत्म कर लिए, हिस्टोरिकल खत्म कर लिए, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा है कि किस कंटेक्स्ट में उस एग्जाम्पल को दे, तो जरूरी नहीं है आपको लिखना है कि भाई ये हिस्टोरिकल है, ये इकोनॉमिकल है, जरूरी नहीं है। आप खाली एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हैं। आप लोगों को लिखने की जरूरत नहीं है कि एथिकल डायमेंशन में है या इकोनॉमिकल डायमेंशन में, पॉलिटिकल डायमेंशन में। आप लोग खाली एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं और उसके बाद में आप लोग उस एग्जाम्पल को निगेट करेंगे कि खाली उसी से नहीं होता, खाली बिटरनेस से ही नहीं होता। आप देखेंगे अगर बिटरनेस से होता तो वर्ल्ड वॉर जब वो चल रहा था, आपका नाजी चल रहा था जर्मनी में जब नाजी रिवॉल्यूशन चल रहा था तो उस समय बहुत लोग हिटलर के जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था उसको सह रहे थे। तो देखो अब इंडिया में वो डिस्क्रिमिनेशन सहने से एग्जाम्पल क्या हुआ, पॉजिटिव हुआ। नॉन वायलेंस सहते सहते लोगों में क्या आ गया, रेजिलियंस आ गया। लेकिन जर्मनी में उल्टा हुआ, जर्मनी में डिस्क्रिमिनेशन सहते सहते हिटलर को लगा मैं तो पावरफुल हूँ, वो और पावरफुल बन गया और ज़्यादा शोषण करने लगा, तो वो नेगेटिव हो गया। तो आप वो एग्जाम्पल लेंगे हिटलर का एग्जाम्पल आप लोग एंटी में लेंगे जब आप निगेट करेंगे तब, और जब आप लोग बॉडी में लिखेंगे तो आप गांधी जी का एग्जाम्पल लेंगे। सेम है, दोनों ही वर्ल्ड लीडर की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, दोनों का एग्जाम्पल लेंगे, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ लर्निंग, कड़वे अनुभवों से सीखने की सीमाएं क्या क्या है, ठीक है। पहला आप देखेंगे इमोशनल टोल, ठीक है। बिटर एक्सपीरियंस कैन लीड टू ट्रॉमा और डिसअपियर, ठीक है। कभी कभी होता है ऐसा, इतना ज़्यादा बिटर एक्सपीरियंस हो जाता है कि हम लोग उस ट्रॉमा से गुजर ही नहीं पाते, निकल ही नहीं पाते। जी सर, हेलो सर, क्लास में हूँ मैं, आधे एक घंटे से कॉल करूँ सर? जी जी।
ठीक है। कभी कभी जो ट्रॉमा होता है बहुत ज़्यादा बिटर होता है, जिससे हम लोग गुजर नहीं पाते, और वो हमारी मानसिक संतुलन को बढ़ने नहीं देता, हमारे प्रोग्रेस में क्या करता है, बाधा डाल देता है वो प्रोग्रेस में। ठीक है, तो ये होता है, जो बहुत ज़्यादा बिटर एक्सपीरियंस होता है ना, उससे कभी कभी हम प्रोग्रेस नहीं कर पाते। हो सकता है वो चाइल्डहुड में हो या फिर अभी एडल्ट एज में होता है नॉर्मली। ठीक है, तो उससे क्या होता है, हिंडरिंग लर्निंग प्रोसेस इफ नॉट प्रोसेस्ड कंस्ट्रक्टिवली। ठीक है, आप लोगों को बिटर एक्सपीरियंस मत करना इस एज में कि भाई ब्रेकअप हो गया तो बिटर एक्सपीरियंस हो गया, ये वाला काम मत करना। ठीक है, एक अच्छे ऑफिसर बनने वाले हो तो थोड़ा बड़ा सोचो, ब्रेकअप ठीक है होता रहता है, आगे फिर देख लेंगे। एकदम ज़्यादा उसमें इमोशनली टोल नहीं होना है, इमोशनली इन्वॉल्व नहीं होना है, राइट। ठीक है, दूसरा देखेंगे आप लोग, प्रोलॉन्ग्ड कॉलोनियल, हाँ ये भी देखेंगे आप लोग। बहुत लंबे समय तक जैसे ब्रिटिशर्स ने बहुत लंबे समय तक कॉलोनियलिज्म हम लोग को बांध के रखा। ठीक है, उससे क्या हुआ, जो इंडियंस है उनके मन में एपैथी के भाव आ गए। एपैथी के भाव आ गए मतलब ऐसे भाव आ गए जिससे वो नेगेटिव ही सोचने लगे कि हम लोग कभी बड़ा नहीं बन सकते, हम लोग कभी डेवलप्ड राष्ट्र विकास के बारे में नहीं सोच सकते, हम लोग कभी डेवलप्ड इकोनॉमी नहीं बन सकते। क्यों? क्योंकि एपैथी का भाव आ गया बिकॉज ऑफ कोलोनियलिज्म। हम लोग वाइट आदमी को, जैसे इंग्लैंड ब्रिटिशर्स को, उनको भगवान मानने लगे कि यही बाबू आदमी है, यही सब कुछ कर सकता है। लेकिन जो पढ़े लिखे थे, जैसे अंबेडकर हो गए, गांधी जी हो गए, वो आए और लड़े बिकॉज दे नो देयर राइट्स। बाकी लोगों को तो पढ़ना भी नहीं आता था, साइन भी अंगूठा लगा करते थे, राइट। पहले तो साइन करना कहा था लोगों को, अंगूठा ही लगाते थे। तो जो पढ़े लिखे थे, जिनको अपने राइट का अधिकार था, वो आए और लड़े। और वो भी यहां नहीं पढ़े, बाहर पढ़े, क्योंकि यहां पे वो चीज पढ़ाया जा रहा था जो ब्रिटिशर्स बोल रहे थे। यहां पे सिर्फ उनकी अच्छाई बताई जा रही थी। आप लोग बात समझ रहे हैं? तो उन लोग कहां पढ़े? लंदन में विद द ब्रिटिशर्स, जहां पे बाकी लोग भी पढ़ रहे हैं। तो उनको वहां से समझ में आया कि हाँ, वी आर लिविंग इन अ डिफरेंट वर्ल्ड, जहां पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। ठीक है, तो सभी के सभी क्रांतिकारी तो नहीं बनते भाई। टाटा जमशेद जी भी थे पैसे वाले, वो भी बाहर पढ़ने गए थे, लेकिन वो क्रांतिकारी तो नहीं बने, उन्होंने बस सपोर्ट किया गांधी जी को। ठीक है, तो भाई 100 में से 2-3 ही निकलते हैं जो क्रांतिकारी निकलते हैं, बाकी सभी नहीं निकलते। आप लोगों को समझ में आया? एग्जाम्पल समझ में आया आप लोगों को ये वाला जो मैं समझा रहा था? दूसरा, नॉट यूनिवर्सल, जैसे मैं इसरो का एग्जाम्पल लिखा था, इसरो में क्या हुआ, इसरो में जैसे जैसे वो पॉजिटिविटी बढ़ती गई उनकी, जैसे जैसे एक पे एक सैटेलाइट लॉन्च करते गए, सैटेलाइट का प्रोग्रेशन आते गया, उनको क्या मिला, उनको और ज़्यादा एनकरेजमेंट मिला, और वो आगे बढ़ते गए। तो ऐसा नहीं है कि भाई बिटर एक्सपीरियंस से ही आदमी आगे बढ़ता है, कभी कभी अच्छा प्रोग्रेस हो तो उससे भी आदमी धीरे धीरे आगे बढ़ता है। ऐसे बोलते हैं ना, अगर आप अच्छी संगति के साथ हो तो आप उसी तरह सोचोगे। हाँ, टू अर्ली, ये है हमारे नेशनलिस्ट मूवमेंट के। तुम पीछे बैठ जाओ, एकदम सामने हो गया, तुमको समझ में आएगा, तुम स्क्रीन में आ जाओगे तुम। नहीं सर, ये इस क्लास में तो यहीं पे बैठोगे, ठीक है, चलेगा। तो आप लोगों को समझ में आ रहा है ना? तुम तो अभी आए हो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? ठीक है, चलो। आप लोगों को समझ में आना चाहिए कि हमेशा आप अगर अच्छी संगत के साथ हो तो आप लोगों का जरूरी है अच्छा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि बेटर एक्सपीरियंस से ही आपका प्रोग्रेस होगा। हम लोग ऐसे इनको पेज वो मिला है क्या कल वाला? कोई एक पेज शेयर कर देना अपना, दो साथ में बैठो तुम लोग, इसको एक शेयर कर दो ना इनको, क्लास के बाद मेरे से ले लेना पेज। ठीक है, फोर्थ टॉपिक हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, टॉपिक नंबर 4 है ना। ठीक, तीसरा आप देखेंगे रिस्क ऑफ रिपीटेशन, ट्रॉमा ऑफ पार्टीशन, रिपीटेड कम्युनल राइट शो फेलियर टू फुल्ली इंटरनलाइज लेसन ऑन हार्मनी एंड प्रिवेंटिव गवर्नेंस। मतलब क्या हुआ, जब आपका पार्टीशन हुआ 1947 में, तो वो जो डिस्क्रिमिनेशन फेस किया गया पंजाब में या पाकिस्तान, जो पाकिस्तान बना, वहाँ के लोग जो पार्टीशन में डिस्क्रिमिनेशन जो फेस किए, उससे उनका एक्सपीरियंस क्या हो गया, और बिटर होता गया, और जो हार्मनी वो थी रुक गई। एक हार्मनी होती है ना कि हमको साथ में विकास करना है, लेकिन वो हार्मनी क्या हुआ, रुक गया। तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपका बेटर एक्सपीरियंस है
जरूरी नहीं है कि आप ग्रोथ की तरफ जाएंगे, उससे एक हार्मनी भी रुक सकती है आपकी, और उससे गवर्नेंस भी आपका रुक सकता है, राइट। ठीक है, विद बिटर एक्सपीरियंस आर पावरफुल टीचर। बिटर एक्सपीरियंस है एक बहुत अच्छा आपको शिक्षक बनाता है आपके लाइफ में प्रोग्रेस करने के लिए, क्योंकि आपका एक्सपीरियंस रहता है, आप उस एक्सपीरियंस से रेजिलियंस बिल्ड करते हैं और उसी रेजिलियंस से आप अपने प्रोग्रेस की ओर बढ़ते हैं, राइट। जैसे मान लो कभी आप बचपन में कम नंबर लाए होंगे, तो आपको अगर आपके माँ बाप के सामने सबके बीच में अगर आपको वो इंसल्ट किया होगा, तो आपको लगेगा अगली बार मैं क्लास में फोड़ के दिखाता हूँ, अगले टेस्ट सीरीज में आप लोगों को लगा होगा ना भाई, आपका एक्सपीरियंस बीटर था, तो आप लोग नेक्स्ट टाइम सोचे कि मैं एक अच्छा डेवलप करके दिखाता हूँ। सेम चीज यहीं पे हो रहा है, ठीक है। कंबाइनिंग, देखो बिटर एक्सपीरियंस को आप पॉजिटिव लर्निंग से कंबाइन करेंगे, पॉजिटिव लर्निंग से कंबाइन करेंगे थ्रू एजुकेशन, थ्रू मेंटोर, थ्रू सक्सेस, एंड इट विल क्रिएट्स अ होलिस्टिक ग्रोथ। होलिस्टिक ग्रोथ, होलिस्टिक ग्रोथ मतलब समग्र विकास, समग्र विकास, ठीक है। आप समग्र विकास की ओर बढ़ेंगे और फिर अपना कंक्लूड कर देंगे आंसर को। कंक्लूजन, कड़वे अनुभव जीवन की कठिन पाठशाला की तरह होते हैं जो अमिट सीख देते हैं, ठीक है, इनडेलिबल लेसन्स। यहां तक कि भगवत गीता पर आधारित भारतीय दर्शन भी संघर्ष और कष्ट को ज्ञान और आत्म साक्षात्कार के मार्ग के रूप में महत्व देता है। जैसे कि कहा जाता है, शांत समुद्र कुशल नाविक नहीं बनाते। क्लियर, ठीक है। स्मूथ सीज डू नॉट मेक स्किलफुल सेलर, ठीक है भाई। जो सेलर्स थे पहले के, सेलर्स एक्चुअल में आए कहां से? यूरोप साइड से। अब यूरोप का जो वो था आपका, ये गल्फ ऑफ यूरोप, मेडिटेरियन सी, ये एकदम वहां पे हमेशा आपका वो तूफान आते रहता है। तो उन्होंने इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन से आने के बाद में उन्होंने एक्सप्लोर किया। वास्को डी गामा जब आए, कोलंबिया से आए, वो कोलंबिया से आए, तो उन्होंने इतने डिफिकल्ट सिचुएशन में जो रास्ता एक्सप्लोर किया, तभी तो भाई आज के नाम पे लोग उसको जानते हैं। अब आप बोलोगे कि मैं जा रहा हूँ रायपुर से बिलासपुर नदी में, तो उसको कैसे डेवलप कर पाओगे? एक्सप्लोर तो नहीं कर पाओगे ना उस चीज़ को। सिंपल सी बात है, जितना बेटर एक्सपीरियंस होगा उतना ज़्यादा आप निखरेंगे, ठीक है। आप हिंदी में कोड भी लिख सकते हैं। आप ऐसे लिख रहे हैं ना, मान लो आप ऐसे लिख रहे हैं इंग्लिश में, लेकिन कुछ कुछ आपको कोड आएगा ना हिंदी में, तो आप कोड कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप हिंदी में कोड नहीं कर सकते, कोई कोड कर सकते हैं। जैसे कि एक कोड है आपका हिंदी में कि जितना ज़्यादा आप धूप में तपोगे उतना ज़्यादा आप निखरोगे। हाँ, तो आप इंग्लिश मीडियम से भले ऐसे लिख रहे हैं, लेकिन आप लास्ट में हिंदी में ये कोट लाइन दे सकते हैं। अच्छा एक पॉजिटिव रिमार्क देता है। अगर आपको इंग्लिश में कोट याद आ रहा है तो अच्छी बात है, इंग्लिश में कोट याद नहीं आ रहा है तो आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इंग्लिश मीडियम वाले हैं तो हिंदी में नहीं लिख सकते, या हिंदी मीडियम वाले हैं तो वो भी इंग्लिश में लिख सकते हैं, ठीक है। जाने नहीं समझ में आ रहा? ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है, बाहर से, हाँ ठीक है। अगला ऐसे करें, ठीक है। मडी वाटर इज बेस्ट क्लियर बाय लिविंग इट अलोन। पढ़ो भाई हिंदी में क्या है, पढ़ो पिंकी। मैले पानी को साफ, मैले पानी को अकेला छोड़ने से ही सबसे अच्छे साफ किया जा सकता है। मेरे को इंट्रोडक्शन दो, इसको मत देखो, इंट्रोडक्शन दो अपने हिसाब से। इंट्रोडक्शन दो अपने आप से, कुछ भी, कोई भी एक किस्सा बता सकते हो इंट्रोडक्शन में, कोई भी एक किस्सा बता सकते हो इंट्रोडक्शन में। हाँ वो भी आ सकता है, कहीं ना कहीं जितने भी ऐसे हम लोग पढ़ रहे हैं आप देखेंगे हर ऐसे में गांधी जी का एग्जाम्पल फिट हो रहा है, हुआ अभी तक के हर ऐसे में। हाँ, आप लोगों को दो ही ऐसे चुनना है ना, आप लोगों को दो ऐसे चुनना है आप लोग, तो आप लोग गांधी जी के एग्जाम्पल हर ऐसे में फिट कर सकते हैं। इसमें कैसे फिट करोगे बताओ? लेकिन आपको ऐसा नहीं है कि आपको स्टैटिक होना, आपको थोड़ा डायमेंशन में सोचना भी है, इतना स्टैटिक नहीं होना है कि हर में गांधी जी का एग्जाम्पल दे के आ रहे हो। सर एक संभाजी महाराज का एग्जांपल दे सकते हैं, मतलब वो मैंने मूवी में बिल्कुल देखा बताइए। कि उसमें शिवा मतलब संभाजी बहुत उच्छृंखल हो गए थे,
मतलब ऐसा नहीं कि वो मतलब आक्रमण वगैरह जो भी करते थे बट बिना किसी स्ट्रेटेजी के, तो शिवाजी उनको थोड़ी देर के लिए निकाल दिए गए थे राज्य से। राइट। शिवाजी के डेथ के बाद फिर वो अपने आप को स्टेबलाइज करके आते हैं, हाँ और उसके बाद फिर शिवाजी की डेथ के बाद वो पूरा हाँ, राज्य मतलब वो अपना संभालते हैं। काम और अपने आप को कंपोज करके आते हैं। सेम चीज़ आप देखेंगे, सेम चीज़ आप एग्जाम्पल के रूप में ले लेंगे, MS धोनी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। कितनी भी डिफिकल्ट सिचुएशन होती है वो बंदा हमेशा काम एंड कंपोज रहता है टू टेक अ डिसीजन, जिसकी वजह से ही वी गॉट अ वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप, 50-50 वर्ल्ड कप, है ना, हमको सब मिला। ICC चैंपियंस ट्रॉफी भी हमको मिला, ठीक है। तो अपने आप को मैले पानी से क्या संदर्भ हुआ? मैले पानी से कि आपका जो माइंड है इज नॉट रैशनल। आप अभी या तो गुस्से में हैं, या तो कंफ्यूजन में हैं, या तो केओस में हैं, आप डिस्टर्ब्ड हैं, आप डिस्टर्ब्ड हैं, आप अभी डिसीजन लेने लायक नहीं हैं। तो प्लीज अपने आप को रोक लो, शांत करने दो, माइंड को कंपोज करने दो, एंड देन टेक डिसीजन। आ रही है आपको समझ में? मडी वाटर इज द बेस्ट क्लियर बाय लिविंग इट अलोन। उसको वहीं पे छोड़ दो, लिविंग इट अलोन, ठीक है। अभी देखते हैं आप लोग मीनिंग ऑफ द टॉपिक। तुलसीदास वाला भी एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि जैसे तुलसीदास मतलब अपनी पत्नी के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त रहते हैं, तो रत्नावली शायद नाम था, रत्नावली। तो रत्नावली उनको फिर एक वो उलाहना दे देती है, जब वो मतलब उनसे मिलने के लिए उनके मायके चले जाते हैं कि नदी पार करके लाश को नाव बना के और सांप को पकड़ के वहाँ पे, तो फिर वो उलाहना देती है कि मतलब उनको अकेले छोड़ने के लिए कि लाज न लागा सांप को दोहरे आए बात दिखती कैसे प्रेम को कहाँ, ठीक है, मैं नाथ, ठीक है, अस्थि जन्मम देशे ठीक है। तुलसीदास है, तो होती होगी। उसके बाद तुलसीदास थोड़ा एकांत में वो करते हैं, और उसके बाद फिर रामचरितमानस का वो करते हैं, पाठ करते हैं। हाँ, ये एग्जाम्पल भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, मतलब लिखते हैं। बल्कि ये एग्जाम्पल तो आपको कोट करना चाहिए। महाभारत रामायण का एग्जाम्पल काफ़ी चलता है। जैसे कि आप देखेंगे अर्जुन, महाभारत में आपको अर्जुन को पता है, अर्जुन कोई भी चीज़ को बहुत आवेग से, मतलब उसमें रश करके देखता। जब महाभारत का युद्ध हो रहा था तो अर्जुन भी बहुत जल्दी, अरे ये हमारे उसको युद्ध को कैसे मार दिया, मैं भी अपनी, उनका वो था तीर का, गांडीव नाम था तीर का, तो उनको निकाला और मारने के लिए रेडी हो गया। लेकिन कृष्ण जी रोके, रुको पार्थ, रुको, अपने अंदर झांको, अपने अंदर झांको कि आप में क्या पावर है, रिफ्लेक्ट योरसेल्फ, अपने अंदर झांको। तो उन्होंने अपने अंदर की एनर्जी को रिफ्लेक्ट किया, एंड देन उसके बाद उन्होंने सोचा कि कैसे स्ट्रेटेजी बना के युद्ध करना चाहिए। तो आप ये भी लिख सकते हैं एग्जाम्पल के रूप में, अर्जुन का एग्जाम्पल भी आप लोग लिख सकते हैं, राइट। ठीक है, देखते हैं आप लोग। गंदे पानी का स्पष्ट रूपक भ्रम, कलह या अराजकता, मतलब कंफ्यूजन, डिस्कॉर्ड और केओस, ठीक है। द कोर्ट कन्वेज द विजडम दैट इन द सिचुएशन ऑफ मडी वाटर पेशेंस, मैंने बताया ना, पेशेंस, धैर्य, काम रिफ्लेक्शन एंड द नॉन इंटरफेरेंस ऑफन रिजॉल्व मैटर बेटर देन फोर्सफुल इंटरवेंशन, ठीक है। आपको फोर्सफुली नहीं, आपको बहुत ही कामली उस चीज को, सिचुएशन को आपको वो डिस्क्राइब करना है, ठीक है। इट इज अ मेटाफॉर फॉर लाइफ, गवर्नेंस, सोसाइटी, तो सभी जगह काम करता है, ठीक है। यह जीवन, शासन, समाज और यहां तक कि प्रकृति के लिए भी एक रूपक है, यह जहां कभी कभी निष्क्रियता ही सर्वोत्तम कर्म होती है। मतलब बोलते हैं ना कि आप अपना काम करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए, काम करते जाइए, फल की इच्छा मत कीजिए। कई लोग होता है फल नहीं मिल रहा, बहुत रेस्टलेस हो जाते हैं। जैसे आज की जनरेशन है, पेशेंस नहीं है, अटेंशन डेफिसिट नहीं है, पेशेंस नहीं, इनफैक्ट मेरे को भी किसी किसी चीज़ में पेशेंस नहीं होता। आज की जनरेशन ही वैसी है कि पेशेंस डेफिसिट है हम लोग के में। लेकिन पेशेंस रखोगे तो डेफिनेटली वन डे यू विल गेट थ्रू इट, राइट। पता नहीं मैं यूपीएससी में इतना पेशेंस क्यों रख लिया, है ना, बट पेशेंस है नहीं नॉर्मली, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, इसमें आप लोग देखो एग्जाम्पल दिखा है भगवत गीता में, कृष्ण एडवाइस करते हैं अर्जुन को, क्षणिक मोह से ऊपर उठने की सलाह देते हैं। जो मोह होता है, मोमेंट्री डिल्यूजन होता है। मोह क्या होता है? एक मोमेंट के लिए होता है, डिल्यूजन होता है, ठीक है। तो उसको रोकने की सलाह देते हैं और बोलते हैं उसका भ्रम तभी दूर होता है जब वह अंधाधुंध कर्म करने के बजाय विचार करने के लिए रुकता है, ठीक है। रिफ्लेक्ट, पॉजेस टू रिफ्लेक्ट, रिफ्लेक्ट मतलब अपने आप को इंट्रोस्पेक्ट करना, ठीक है। पॉजेस टू रिफ्लेक्ट रादर देन रशिंग इनटू ब्लाइंड एक्शन। तो वो कोड भी डाल सकते हैं गीता पे, जो मतलब यूपीएससी का ये वाक्य भी है, क्या? कर्म से क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल डाल सकते हो, वो और अच्छा जाएगा। एनेक्डोट डालोगे आप उसमें आप, ये मैंने खाली आपको एग्जाम्पल दिए हैं।
अगर आप इसको डिस्क्राइब करोगे तो आप इसको 4-5 लाइन और डिस्क्राइब करोगे। भाई 1200 वर्ड का ऐसे है, आप लोग 150 वर्ड का आंसर थोड़ा लिख रहे हैं मेंस का, 1000 से 1200 वर्ड्स का ऐसे है, तो आप लोगों को खींचना भी है अपने साइड से, डिफरेंट डायमेंशंस लिखोगे। आप लोगों के पास जब कंटेंट आएगा ना, आप लोगों के पास बहुत कंटेंट रहेगा 1000-1200 के लिखने के लिए। 2 ही ऐसे तो लिखना है पूरे 1.5 घंटे में, 3 घंटे में। आगे बढ़ूं? ठीक है, देखेंगे बॉडी, देखेंगे। ठीक है, द पावर ऑफ रिस्ट्रेंट हैज ट्रांसफॉर्म सोसाइटी। गांधी का जो नॉन वायलेंट सत्याग्रह था, उससे क्या मिला? वो वेट किए, नॉन वायलेंस था, सत्याग्रह था, तो वो काफी समय तक हम लोग को लंबा वेट करना। बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं अगर हम लोग वायलेंट होते, जैसे 1857 में जो हम लोग वायलेंस किए थे, वो हुआ था रिवॉल्यूशन जो हुआ था, अगर उस स्केल का रिवॉल्यूशन 1990s में होता तो हमको इंडिपेंडेंस 50 साल पहले मिल जाता। बहुत लोग बोलते हैं, क्योंकि जो 1857 में रिवॉल्यूशन हुआ था उसमें लगभग हम लोगों ने आधा भारत जीत गया था। अपने अपने एरिया हम लोगों ने कैप्चर कर लिए थे, अवध कैप्चर कर लिए थे हम लोग, इधर अपना ये पंजाब वाला एरिया कैप्चर कर लिए थे हम लोग। तो आप देखेंगे ये बोला जाता है कि वायलेंस जो होता है उससे हम लोग जल्दी कैप्चर कर लेते, लेकिन गांधी जी का जो नॉन वायलेंस था वो काफ़ी लंबे समय तक चला, एकदम रेजिलियंट था और एंड्यूरिंग था। एंड्यूरिंग मतलब लंबे समय तक सहना, ठीक है। और उससे क्या हुआ? फाइनली वी गेट द इंडिपेंडेंस। गांधी जी का एग्जाम्पल तो आपका ऐसे कि हर उसमें आ जाएगा, बॉडी में आप देंगे। आप तो भाई कल से पढ़ रहे हैं ना, आप तो अपना 5वां ऐसे पढ़ रहे हैं, लेकिन आप लिखेंगे एग्जाम में कितना ऐसे? 2 ऐसे। तो एक बार गांधी जी का एग्जाम्पल पहले में दे देना, दूसरे में गांधी जी का दे देना, सिंपल है ना। गांधी जी का मत देना, एग्जामिनर बोर हो जाएगा, बार बार वही पढ़ रहे हैं, कुछ और दे देना एग्जाम्पल जो भी है। गौतम बुद्ध का दे देना, गौतम बुद्ध का सबसे अच्छा एग्जाम्पल है, ठीक है। पर्सनल लाइफ में कैसे करेंगे? पर्सनल लाइफ में जो आपके साइकोलॉजिस्ट है डेनियल गोलमैन की मार्केटिंग रिसर्च पे काफी अच्छी बुक आती है। मार्केटिंग वाले जो मार्केटिंग में MBA करता है और जो मार्केटिंग का कोर्स करता है ना, वो इनकी बुक जरूर पढ़ता है, डेनियल गोलमैन की, कि व्यक्तियों का साइकोलॉजिस्ट क्या होता है। भाई मार्केटिंग क्या होता है? अल्टीमेटली आप किसी पर्सन के साइकोलॉजी से खेलते हो, तो व्यक्ति का साइकोलॉजी क्या होता है उसमें बहुत अच्छा उनका बुक है डेनियल गोलमैन का, ठीक है। तो उन्होंने क्या बोला है कि कोई भी आप डिसीजन लेते हो अपने एंगर में, गुस्से में या स्ट्रेस में, वो क्या करता है? उस कॉन्फ्लिक्ट को और बढ़ाता है। आप अगर गुस्से में किसी को कुछ भी बोल दिए हो तो वो उस गुस्से को और बढ़ाएगा। मान लो आप दोस्त की लड़ाई हो रही, 2 दोस्तों की, और एक भी बोल रहा है दूसरा भी बोल रहा है, तो वो लड़ाई मारपीट में कन्वर्ट हो सकती है। आप लोग समझ रहे हैं? लेकिन एक शांत हो जाएगा तो क्या पता अगले दिन सब शांत हो जाएगा, सामने वाला आगे सॉरी बोल रहा होगा, नहीं मेरी भी गलती थी, मैं भी सॉरी हूँ। आप समझ रहे हो बात को? तो ऐसा होता है एक्चुअल में। तो क्या लिखा है? एंगर और स्ट्रेस में देंगे तो और वर्सन्स करेगा, ठीक है। गोलमैन बोलते हैं कि इंडिविजुअल हु पॉज ड्यूरिंग इमोशनल डिस्ट्रेस मेक बेटर डिसीजन। बोलते हैं ना, जो मैच्योर आदमी होता है वो अच्छा डिसीजन लेता है, और जो इमोशनली फुल होकर डिसीजन लेता है दैट इज नॉट अ मैच्योर डिसीजन। खास तौर करके जेंडर बाइज्ड होना नहीं चाहिए, बट लड़कियां इमोशनल होकर डिसीजन लेती हैं नॉर्मली, ऐसा देखा गया टीवी में, सिनेमाओं में, रियल लाइफ में है कि नहीं पता मुझे, बट बोला जाता है, राइट, बोला जाता है। लेकिन हाँ, जो इमोशनल डिस्ट्रेस में सिचुएशन लिया जाता है दैट इज नॉट मेक अ बेटर डिसीजन, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग सोसाइटी और कम्युनिटी को लेके। आप लोग एक एग्जांपल गांधी जी का जब भी लेंगे, आप लोग नेल्सन मंडेला का एग्जांपल भी ले सकते हैं। नेल्सन मंडेला का भी एग्जांपल ले सकते हैं आप लोग। हेलो जी, बताइए। जी बोलिए। किस में कौन से कोर्स में? नाम क्या आपका? हेलो, अच्छा, आपसे अभी बात हो रही थी मेरी, राइट? ठीक है। मैं अभी क्लास में हूँ, आप मेरे को आधे घंटे बाद कॉल करेंगे क्या? जी ठीक है। ठीक है, आप देखेंगे, हाँ मैं बता रहा था, नेल्सन मंडेला का भी आप एग्जांपल दे सकते हैं। नेल्सन मंडेला ने बहुत साल अफ्रीका के जेल में बिताया, ठीक है, लेकिन जब वो बाहर निकले
तो उनकी जो ऑब्जेक्टिविटी थी उससे उस देश को फ्रीडम मिला। उन्होंने स्लेवरी, अपार्थाइड, उसके थ्रू उन्होंने रिवॉल्यूशन लाया। आप लोग सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला का एग्जाम्पल भी आप गांधी जी के रूप में आप लोग लिख सकते हैं। हमेशा 2-3 एग्जाम्पल आप लोग कोट कर सकते हैं। बुद्धा का हो गया, नेल्सन मंडेला, गांधी जी हो गए, हर एग्जाम्पल, अंबेडकर जी हो गए। मतलब ये सभी रोल में फिट होते हैं, कहीं ना कहीं इनका एग्जाम्पल आप लोग लिख सकते हैं। स्वामी विवेकानंद उतना जनरली पढ़ते नहीं है लोग, क्योंकि उनके पढ़ने के फिर उनके बारे में पढ़ना पड़ेगा, डीप पढ़ना पड़ेगा, राइट। ठीक है। सोसाइटल कन्फ्लिक्ट ऑफन इंटेंसिफाई रैश इंटरवेंशन, डायलॉग एंड टाइम मेलो डिस्प्यूट। ठीक है। जो सोसाइटी का जो कन्फ्लिक्ट होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ते रहता है। सोसाइटी में जो क्या बोलते हैं आपका कन्फ्लिक्ट, वॉर्स होते हैं, वो धीरे धीरे आक्रोशित होते रहते हैं और बढ़ते रहते हैं, राइट। ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन ऑफ साउथ अफ्रीका अलाउड कलेक्टिव हीलिंग बाय एंगेजिंग पेशेंसली इन ट्रूथ शेयरिंग इंस्टेड ऑफ इंस्टेंटली प्यूनिटिव पर्जेस। ठीक है। इसमें बोल रहा है आपका एक कमीशन था अफ्रीका में, ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन। ठीक है। वो क्या करता था, लोगों के साथ बैठ के सलाह मशूरा करके एक ट्रूथ शेयरिंग रिजल्ट में लाते थे, जिसकी वजह से उनका मीडिएटरशिप का काम होता था रादर देन टेकिंग इंस्टेंट डिसीजन। आप समझ रहे बात को, इंस्टेंट डिसीजन लेने से अच्छा कि आप उसको बैठ के आराम से मीडिएट करो, उसमें सलाह मशवरा करो एंड टेक अ प्यूनिटिव मेजर्स। क्लियर? ठीक। अभी आप देखेंगे इंटरनेशनल डिप्लोमेसी आप देखेंगे, इसमें क्या लिखा है, हम लोग अभी वो बॉडी पढ़ रहे हैं, बॉडी ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। इसमें लिखा था यूएस इन्वेशन ऑफ इराक 2003 में जस्टिफाइड बाय हेस्टी क्लेम्स ऑफ ठीक है। अभी आप देखेंगे एग्जाम्पल, हम लोग क्या एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं कि कोई भी डिसीजन अगर हेस्ट में लिया गया तो दैट इज नॉट गुड, या एंगर में लिया गया या फिर बिना रैशनल थिंकिंग के लिया गया, दैट इज नॉट गुड। अभी आप एग्जाम्पल देखेंगे, ये क्या है आपका वर्ल्ड मीटियोरिकल डिपार्टमेंट, मतलब जो आपकी विश्व का जो आपका जैसे जो मानसून बताता है कि पानी गिरने वाला है कि नहीं, तापमान क्या है, ग्लोबल वार्मिंग क्या है, रेनफॉल का क्या वो है, इंटेंसिटी है, ये सब बताता है आपका वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ठीक है। तो यूएस जब इराक में इन्वेजन किया था, जब यूएस ने इराक में इन्वेड किया था, तो वो क्या किया था, WMD ने उसको क्या किया था, बहुत ही ज़्यादा हेस्टी, मतलब बहुत ही जल्दी उन्होंने उस पर इन्वेड किया था, बिना कुछ अपना टेम्परामेंट, क्योंकि वहाँ पे जब यूएस ने इराक में इन्वेड किया तो बहुत ज़्यादा बॉम्बार्डिंग हुई, बहुत ज़्यादा आर्म्स एंड डिस्टिलरी का यूज़ हुआ, क्योंकि भाई आप किसी भी देश में इन्वेड कर रहे हो तो बिना आर्म्स एंड डिस्टिलरी के वो आप इन्वेड नहीं कर सकते। आप बात समझ में आ रहे हैं? तो जिससे क्या हुआ, WMD ने काफ़ी बताया कि बहुत हेस्ट में किया, जिससे पूरे विश्व को नुकसान पहुंचा, जिससे पूरे विश्व को, और क्या किया, वो उस रीजन को, सिर्फ इराक की बात नहीं कर रहे, पूरा मिडिल ईस्ट रीजन को क्या किया, डीस्टेबलाइज किया। जो रीजन स्टेबलाइज था उसको क्या किया, डीस्टेबलाइज किया। क्योंकि यदि आप बम रायपुर में फेंकेंगे तो उससे कहीं ना कहीं बिलासपुर भी इफेक्ट होगा। आप समझ रहे बात को, अगल बगल के रीजन है वो भी इफेक्ट होंगे। आप बात समझ रहे? तो रीजन वही था कि इन्होंने WMD के क्लेम को बिना सोचे समझे, यूएस ने बहुत हेस्ट में बहुत जल्दी ज़्यादा इन्वेड किया था, जिसकी वजह से जो सिचुएशन थी वो और गंभीर हो गई। ठीक है। ये आप लोग बॉडी लिख रहे हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं। जैसे देखेंगे, जब आपका कोविड-19 लॉकडाउन आया था, तो जो पोल्यूशन का लेवल था वो ऑटोमेटिकली क्या हुआ था, कम हो गया था। क्यों? क्योंकि आपका जो परिवहन था वो बंद हो चुका था, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो चुका था, लोग अपने घर पे बैठे थे, ना कोई काम कर रहा था, समझ में आ रहा है, ना कोई इंडस्ट्री चल रही थी, कोई इंडस्ट्री भी नहीं चल रही थी, ना कोई स्कूल कॉलेजेस कुछ भी नहीं चल रहा था। तो आप देखेंगे पोल्यूशन कम हुआ है, अगर प्रदूषण कम हुआ है तो उस प्रदूषण को बढ़ाने का मूल रूप किसको जाता है, इंसानों को। अगर इंसानों की सारी गतिविधियां, एक्टिविटी कम कर दें तो पोल्यूशन कम हो गया, राइट। तो हम लोगों ने अपने सेल्फ इंटरेस्ट के लिए इतना ज़्यादा रिसोर्सेज का यूज़ कर लिया है कि हम लोग अपने ही इन्वायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं, राइट। तो वो देखा गया,
किसमें? इन्वायरमेंटल फैक्टर। अब जब हम लोग बॉडी में लिखेंगे तो हम अलग अलग फैक्टर की बात करेंगे, तो आपकी इन्वायरमेंटल फैक्टर है ये। नेचर हील्स व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब्ड ड्यूरिंग कोविड-19 लॉकडाउन, पोल्यूशन लेवल ड्रॉप ड्रास्टिकली वर्ल्ड वाइड, showing how ecosystem regenerate when human activity pauses. When human activity pauses. तुम लोग क्या कर रहे हो फोन में? क्या चल रहा है फोन में? कॉल पे आया था क्या? ठीक है। स्पोर्ट्स एंड परफॉर्मेंस से मैंने धोनी का एग्जांपल दिया था। MS धोनी काम अप्रोच अंडर प्रेशर फिनिशिंग गेम्स। ठीक है, एकदम जल्दी में डिसीजन नहीं लेना। जैसे कि कौन लेता है अभी, कैप्टन कौन है इंडियन क्रिकेट टीम का? सुमन सुमन गिल। ठीक है, अभी तो यंग है, इज वेरी। ठीक है, ठीक ठीक है। अब हम लोग काउंटर व्यू देंगे, उसका काउंटर व्यू देंगे कि ठीक है, जल्दी में हेस्ट हमने किया, जल्दी में जो हेस्ट डिसीजन होता है उससे क्या हुआ? हाँ, कोई भी चीज को चोट पहुंचती है, हानि पहुंचती है। अब उसी का हम लोग काउंटर एग्रीमेंट करें। ठीक है, काउंटर में देखेंगे आप लोग, अगर रोहिंग्या, जो रोहिंग्या है म्यांमार में, उनको अगर उनकी स्थिति में छोड़ दिया जाए, उनको उनकी स्थिति में छोड़ दिया जाए तो क्या होगा? क्राइसिस क्या होगा? और ज्यादा बढ़ेगा। क्राइसिस क्या होगा? और ज्यादा बढ़ेगा। क्या लिखा है? जेनोसाइड एंड ह्यूमन राइट, लिविंग द रोहिंग्या क्राइसिस इन म्यांमार अलोन लेड टू एथनल। ठीक है, आप लोग क्लाइमेट चेंज का एग्जांपल देखेंगे आप लोग। ठीक है, वेटिंग फॉर नेचर टू क्लियर पोल्यूशन इज कैटास्ट्रॉफिक। मतलब क्या बोल रहे हैं? IPCC जो है आपका इंटर पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ठीक है, इंटरनेशनल पैनल ऑफ क्लाइमेट चेंज, ये एक संस्था है जो आपकी वर्ल्ड रिपोर्ट देती है पोल्यूशन पे, ग्लोबल वार्मिंग पे। जैसे आपकी WMD है ना, जो मैंने बढ़ाया था, वैसे ही आपकी IPCC है। IPCC हर 6 महीने में एक रिपोर्ट निकालती है जिसमें वर्ल्ड का कौन से देश कितना पल्यूट कर रहा है ग्लोबल वार्मिंग, उसके बारे में वो रिपोर्ट होता है। वो आप लोग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आती है, साल में 2 बार आती है, उसका आप लोग समरी पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या बोल रहा है? IPCC बोल रहा है कि एग्रेसिव इंटरवेंशन रिन्यूएबल एनर्जी कार्बन टैक्सेस कैन अवर्ट डिजास्टर। मतलब क्या बोल रहा है? आपको एग्रेसिवली यूज करना है रिन्यूएबल एनर्जी का और कार्बन टैक्सेस का, जिससे हम लोग डिजास्टर, जो पोल्यूशन है, उसको हम लोग कम कर सकते हैं। लेकिन अभी तक तो हम लोग बात क्या कर रहे थे कि आपको कोई भी चीज एग्रेसिवली नहीं करना है। लेकिन IPCC के रिपोर्ट के अनुसार आप एग्रेसिवली अगर रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करेंगे, कार्बन टैक्सेस पे काम करेंगे, तो पोल्यूशन कम होगा। आप उसी की बात को क्या कर रहे हैं? काउंटर कर रहे हैं। आप काउंटर कहीं से भी कर सकते हैं अपने एग्जाम्पल से, है ना। जैसे MS धोनी बहुत काम एंड कंपोज रहते हैं, उतना काम एंड कंपोज भी नहीं चाहिए। कभी कभी वो आते हैं 14th ओवर में बैटिंग करने के लिए, और वो शुरू में इतने काम कंपोज जाते हैं कि 1-2 ओवर में 2 रन बनाते हैं। उसके बाद में देखते हैं तो रन रेट एकदम हाई पहुंच जाता है, फिर बनता नहीं स्कोर। इतना भी काम कंपोज नहीं होना चाहिए। तो दोनों साइड के अपने प्रोज एंड कॉन्स है ना। देखो, मैंने आपको एग्जांपल दिया था यूरोप का, हिटलर का एग्जांपल दिया था। यूरोप में अपीजमेंट था, लोग खुश नहीं थे, लोग वहां पे बहुत ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था, जिससे हिटलर को और ताकत मिली। हिटलर अर्ली इनेबल्ड ग्रेटर कैटास्ट्रोफ। ठीक है, मतलब हिटलर को और ताकत मिली, वो डिस्क्रिमिनेशन और गंदे रूप में जो डिस्क्रिमिनेशन था वो क्या बन गया? कैटास्ट्रोफ बन गया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन क्या बन गया? कैटास्ट्रोफ बन गया। मास जेनोसाइड हो गया, वो मास ह्यूमिलिएशन हो गया वो। ठीक है, आप लोग समझ रहे हैं? ठीक है, कंक्लूजन क्या है? ट्रू लीडरशिप एंड विजडम लाई इन डिसर्निंग द डिफरेंस बिटवीन प्रॉब्लम्स दैट नीड डेलिबरेट पेशेंस एंड दीज डिमांडिंग डिसाइसिव एक्शन। ठीक है, आपको पेशेंस चाहिए और आपको जो डिसीजन लेंगे वो डिसाइसिव होना चाहिए। मतलब पूरे 360 डिग्री अप्रोच में सोच के आपका डिसीजन होना चाहिए, नॉट इन ओनली सिंगल डायमेंशन। ठीक है, इन लाइफ में भी, समाज में भी, गवर्नेंस में भी और ग्लोबल ऑर्डर में भी ऑफन टाइम्स मडी वाटर कंफ्यूजेस सेटल्स बेस्ट व्हेन लेफ्ट टू द क्वाइट फोर्स ऑफ टाइम। मतलब अगर गंदा मैला पानी है तो उसके वहीं पे छोड़ दो, समय का वेट करो, समय का वेट करो।
क्लियर, आप उसको वैसे कंक्लूड कर देंगे। एक और ऐसे हम लोग करते हैं, फिर कितना बच जाएगा, 2 ऐसे आप लोगों का बच जाएगा, वो आप लोग खुद अपना करके आइएगा, ठीक है। एक ऐसे और हम लोग कर लेते हैं, बाकी 2 ऐसे आप लोगों का बच जाएगा, ठीक है। क्या अगला ऐसे क्या है, वर्स क्या सिखाते हैं? अच्छा, वर्स बहुत कुछ सिखाते हैं। ओके, सिंपल सी बात है भाई, मैंने आपको एग्जांपल दिया था। अगर मैं बोल दूं कल आप आईएएस बन जाएंगे तो आप खुश होंगे क्या? नहीं होंगे। खुश तो होंगे कि हमें आईएएस बन गया, लेकिन आप एक बार सर्विस में जाएंगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा। आप सर्विस में जाएंगे 10 दिन 15 दिन बाद, महीने भर आप बोर हो जाएंगे कि मैं लाइफ में कर क्या रहा हूँ, क्योंकि आईएएस बनने के बाद उनकी अपनी एंजाइटी अलग होती है। भले पीएम है, सीएम है, उनकी अपनी एंजाइटी अलग होती है, राइट। कोई किसी से खुश नहीं है अपने से, राइट। तो आप अगर स्ट्रगल के थ्रू जाएंगे तो आपको उसकी वैल्यू समझ में आएगी, आप रेजिलियंट होंगे बिकॉज यू हैव गॉन थ्रू ऑल दिस स्ट्रगल्स, ठीक है। जैसे बोलते हैं ना कि समय के साथ मैच्योरिटी आती है। आप अभी मान लो आपको अभी गुस्सा आ रहा है तो पेरेंट्स लोग बोलते हैं काम हो जाइए, बोलेंगे मैं क्यों काम हूँ, गुस्सा मेरे को अभी आ रहा है, लेकिन आपको 5 साल बाद समझ में आएगा कि जो पिताजी उस समय बोले थे क्या पता वो सही था भाई, है ना। तो वो होता है कि आपको इंस्टेंट कुछ चीज़ नहीं सिखाता, जो आपको ईयर सिखाता है, ईयर, ठीक है। लॉन्ग टर्म ग्रोथ देखते हैं, ठीक है। जैसे कि आप बोलेंगे, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, सर पर कैपिटा इनकम पिछले साल 98,000 था, इस बार 99,000, कुछ नहीं हो रहा। तो भाई एक साल में ड्रास्टिक चेंज नहीं होता, आपको ड्रास्टिक चेंज के लिए ओवर द लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम देखना पड़ता है। इकॉनमी में कोई भी अगर साल भर में होगा तो वो थ्योरी नहीं टिकती। जीडीपी हो गई आपकी, पर कैपिटा इनकम हो गया, नेशनल इनकम हो गया, आप कभी भी एक साल से कंपेयर नहीं कर सकते। इन्फ्लेशन हो गया, आप कंपेयर करेंगे तो लंबे समय से कंपेयर करेंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है आपका बताता है जो मतलब। और आप लोग कोई एग्जांपल दो, इंट्रोडक्शन बताओ मेरे को, अगर आपको इंट्रोडक्शन बता सकते हैं तो एक एनेक्डोट बताइए। जैसे मतलब यदि वो इमीडिएट जो युद्ध सभा का जो प्रकरण हुआ था, द्रौपदी वस्त्र, उसी टाइम यदि युद्ध की घोषणा हो जाती तो अर्जुन टिक ही नहीं पाता। द्रोण, भीष्म, कर्ण तीनों एक साथ जब हमला करते थे, बिल्कुल। बट जब 13 साल का जो वनवास उसको मिला तो वो धीरे धीरे मतलब पेशेंस सीखा, इमोशन को कंट्रोल करने सीखा, फिर उसने तपस्या की, दिव्यास्त्र अर्जित किए, पाशुपतास्त्र अर्जित बेस्ट किया, एग्जांपल है। तब वो मतलब खड़ा हो पाया सबके मतलब। हाँ तुम लोग बताओ भाई एग्जांपल कोई। हाँ बताओ 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 मिंकी बताओ। सेम चीज राम जी वाले एग्जांपल में भी ले सकते हैं, क्योंकि अरण्य कांड 14वें साल में होता है, 13 साल तक वो जंगल में रह चुके थे, राइट प्रदूषण वाली प्रवृत्ति मतलब सारी चीजें वो स्ट्रेटेजिकली उनको समझ आ चुका था। तो फिर फाइनली वो राक्षस वृत्ति से मतलब यदि उनका वो देखा जाए तो विश्वामित्र के पास वो गए थे तब से लेके और वो 13 साल तक उनको पूरी चीजें स्ट्रेटेजिकली समझते कि राक्षस कैसे करेक्ट। हाँ बोल सकते, लेकिन वो तो बहुत ज़्यादा रामायण हो गया, इतना ज़्यादा रामायण में भी नहीं जाना है, इतना जानना है कि सामने वाले को समझ में आए, ठीक है। हाँ तुम बताओ। हाँ बताओ अनुराग। सर चाणक्य ने जैसे कि चाणक्य को वो धनानंद ने बड़ी सभा में बेइज्जती किया था, राइट। उन्होंने डिसीजन ले लिया था उसी टाइम, मतलब डिसीजन ले लिया कि मैं इसका विनाश तो जरूर करूंगा। हाँ मन ही मन में सोच लिया था। मनी मन सोच लिया था, लेकिन उसी टाइम डिसीजन लेके वो धीरे स्टेप बाय स्टेप में वो सब करते गए और बाद में राइट। उनको जड़ से नहीं बट जो तुम लोग एग्जाम्पल दे रहे हो ना, काफ़ी विनाशकारी एग्जाम्पल दे रहे हो, समझ रहे हो बात को। आप लोग डिस्ट्रॉइंग वाला एग्जाम्पल दे रहे हो, कंस्ट्रक्टिव एग्जाम्पल दो ना कोई भाई। हाँ रतन टाटा जैसे इतना इज फिलोसफर, रतन टाटा का एग्जांपल ले लो, ऐसा कोई एग्जांपल दो। हाँ रतन टाटा जब अपना टाटा इंडिका यहाँ फेल हो चुका था तो वो हेनरी फोर्ड के पास गए उनको बेचने के लिए। बिल्कुल। तो एट दैट टाइम उसने इंसल्ट कर दी उनकी, फिर वो वापस आए, 3-4 साल जो भी 5 साल उनको टाइम लगा, उन्होंने बहुत मेहनत की, हाँ यहाँ पे सक्सेसफुल ब्रांड बन गया। करेक्ट करेक्ट। और उसके बाद एक ऐसा सिचुएशन आया कि कि फोर्ड गाड़ी उन्होंने खरीद ली। वो भी ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, ये मतलब मेरे को लग रहा है अभी तक का बेस्ट एग्जाम्पल है। मैंने 2-3 ऐसे पढ़े, बेस्ट एग्जाम्पल था इस केस में, ये इस पॉइंट पे टाटा वाला ये एग्जाम्पल बहुत बेस्ट है। और इस एग्जाम्पल को अगर कोई दिया होगा इस साल, क्योंकि टाटा का निधन हुआ इस साल, तो बहुत, और टाटा का निधन हुआ तो मरने के बाद ना लोगों की इज्जत नॉर्मली बढ़ जाती है, जो उससे पहले नहीं करते लोग। तो सब उनको आज अच्छे उससे पॉइंट, गवर्नमेंट भी देख रही है, जितने मिनिस्टर्स है सब लोग उसको बोल रहे हैं ही वॉज अ ग्रेट फिलोसफर, ग्रेट बिजनेसमैन। तो अभी सही मौके पे सही जो चौका मारा होगा ना टाटा वाला, उसको पक्का प्राइज मिलेगा, अच्छे नंबर मिलेंगे। बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया तुमने, बहुत सही समय पे,
हाँ भाई तुम लोग बताओ कोई एग्जाम्पल। मतलब मैंने उनकी स्टोरी में देखा था क्या? कि मतलब वो अपनी बहन से डिस्क्रिमिनेट होती थी, उसको मतलब इंस्टेंट एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जैसे बिहेव करता है वैसा बिहेव कर रहा था, लेकिन जो उनको उनके टीचर ने 12 सालों में सिखाया उसके बाद शी इज एक एग्जांपल है सब। हाँ, नाउ सी इज अ हेलेन केलर, एवरीवन नोज, राइट। ठीक है, हाँ भाई बताओ तुम लोग दोनों, बताओ बर्थडे गर्ल, बताओ आंसर, कुछ इंट्रोडक्शन दो, कुछ भी अपने हिसाब से। हाँ तुम दोनों पीछे में आखिरी में क्या देखने आए हो? रेशमा, निधि बताओ आंसर, इंट्रोडक्शन दो भाई, तुम कुछ भी नहीं बोले हो। हाँ भाई बताओ, तुम दोनों में से कोई बताओ, दिशा और नरगिस में से। तुम क्यों बता रही हो उसको एग्जाम्पल? बोलने दो उनको, कुछ मत बोलो तुम, बोलने दो, थोड़ा सोचने दो कि उन लोग को। दिल्ली में तो लिखवाते हैं, आपको 2 मिनट दे रहे, चलो एग्जाम्पल लिखो, इंट्रोडक्शन लिखो, और उसके बाद किसी को भी रैंडम खड़ा कर देंगे, हाँ भाई क्या इंट्रोडक्शन लिखे बताओ। ऐसा होता है, ऐसे ही क्लास में मैंने देखा है। दे सकते हैं ना इसमें, क्योंकि वो काफी टाइम से इसमें मतलब वो कर रहे थे, पर एक दिन ना हो गया, थोड़ा टाइम लिया पर कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया, उसके मतलब तुम एग्जाम्पल एक्सप्लेन नहीं कर पा रही हो, एक्सप्लेन करना आना चाहिए तुमको एग्जाम्पल, राइट। अरे इतनी भारत की दृष्टिकोण से अपन देख सकते हैं, भारत की आज़ादी में जैसे जब हम भारत में आज़ाद हुए तो हमको लगता था कि आदर्शवादिता ही सबसे बड़ा गुणधर्म है, बट जैसे जैसे हम आए, जैसे नेहरू जी है जो नॉन वायलेंट पॉलिसी पे चल रहे थे, बट जब गोवा को सरेंडर नहीं किया गया तो 1961 में उन्होंने अपनी पॉलिसी चेंज की, क्योंकि 14 साल में वो सीख चुके थे कि सिर्फ शराफत से हमको नहीं मिल सकता, राइट तो राइट। फिर गोवा पे उन्होंने मिलिट्री, हाँ एनेक्स्ड किया, मिलिट्री एनेक्स्ड किया, और उन्होंने तुरंत गोवा इवैक्यूएट कर दिया। ठीक है, तो वो बोल के सकते साथ सीख हैं, गया। लेकिन आपका टाटा वाला एग्जाम्पल बेस्ट था, टाटा वाला एग्जाम्पल एकदम उपयुक्त है इस केस में। ठीक है, हाँ बताओ भाई, नरगिस, निधि बताओ, बताओ क्या बोल रहे हो, बताओ नरगिस तुम बताओ सर जैसे किसान को भी ले सकते हैं एग्जाम्पल। जैसे उनको पता नहीं होता जब वो लोग फसल वो करते हैं तो क्या कैसा होगा, Right, right. कितना होगा, राइट उसकी उपज कितनी होगी, लागत कितनी होगी, राइट पता नहीं राइट रहता। राइट। लेकिन जब वो सब होने के बाद लंबे समय के बाद जब उनकी फसल उग जाती है, हाँ जब उसको बेचते हैं, हाँ, हाँ। जब उनको नहीं थोड़ा सा एग्जाम्पल सेट नहीं हो रहा है यहाँ पे। हाँ बताओ निधि। हाँ साइंस का भी एग्जाम्पल ले सकते हो, साइंस में तो इतने अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है, थॉमस अल्वा एडिसन का ले सकते हो। हाँ बताओ बताओ क्या बोल रही थी? सर जैसे उसमें एक्सपेरिमेंट होता है तो धीरे-धीरे हाँ जैसे कोई भी मेडिसिन होती है तो उसको मेडिसिन को बहुत लोगों पे वो किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, टेस्टिंग फेज में रहता है वो, उसमें भी फेज़ 1 फेज़ 2 फेज़ 3 अलग अलग प्रोटोकॉल अलग अलग होते हैं उसमें भी। अगर मेडिसिन प्रोटोकॉल में जाओगे तो मिनिमम कितना टाइम लगता है मेडिसिन को करने में? चलो 30-40 साल भी लग सकते हैं, मतलब ट्रायल 4 या 5 ट्रायल अरे लगता है क्लिनिकल ट्रायल नहीं, नॉर्मल कोई नॉर्मल मेडिसिन में ट्रायल जो लगता है, क्लिनिकल ट्रायल 1 फेज़ 2 फेज़ 3। ऐसे एग्जैक्ट तो नहीं है, पर वो 10-12 साल लग जाते हैं, क्योंकि अभी जितनी दवाइयाँ चल रही है वो पहले से ही आ चुकी है मार्केट। राइट राइट राइट। नहीं तो उस पर मूवी बन चुकी है ना कि इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ दवाई को क्लिनिकल ट्रायल बहुत फास्ट किया जिसमें ऑफिसर्स इंक्लूड थे, और वो एक्चुअल में ट्रायल हुआ ही नहीं। फेज़ 1 ट्रायल हुआ, फेज़ 2 फेज़ 3 ट्रायल उन्होंने स्किप कर दिया जस्ट ऑन दी एफिकेसी ऑफ फेज़ 1 ट्रायल, और फेज़ 2 फेज़ 3 की एफिकेसी उनको मिली नहीं, और जब वो मेडिसिन अप्लाई किए तो उसका बहुत ही डिजास्टर वो आया। क्योंकि सब में अलग-अलग एस्पेक्ट रहते हैं। एस्पेक्ट रहते हैं, हाँ पहले मतलब वो जिनके जीन हमसे समान रह गया, ऐसे किसी हाँ ऐसा रहता है फेज़ 1 में, राइट। फेज 2 में फिर हेल्दी ह्यूमन पे हेल्दी, फेज़ 3 फॉर ऑल। फिर नहीं, पहले ऑल नहीं होता, वो डिसीज जो पेपर रहते हैं उसमें से कुछ हजार लोगों को चुना हाँ जाता उनमें है, चुना जाता है, जो वॉलंटरी मतलब वो वॉलेंटरी अपने आप को बोलते हैं कि हम में आप ट्राई कर सकते हैं, राइट राइट। फिर फेज 4 में वो थोड़ा बड़े बड़े लेवल पे होता है, उसके बाद फिर एक पोस्ट मार्केटिंग होता है, हाँ पोस्ट मार्केटिंग जब टर्म, मार्केट में चला जाएगा उसके बाद जो फीडबैक आएगा Right. उसको सरकार अप्रूव करता है, राइट। और एफडीए का तो वैसे ही एफडीए का वैसे ही है, हाँ ठीक है। चलो पढ़ लें फिर देखते हैं, चलो ठीक है। द ईयर टीच मच विद द डेज नेवर नो, वर्ष बहुत कुछ सिखाते हैं जो दिन कभी नहीं जानते, ठीक है। टू डीकंस्ट्रक्ट वी कैन ब्रेक इट डाउन इनटू की एलिमेंट्स, ठीक है। पहला द डेज मतलब हम लोग इसको वो करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, जो हमारा टॉपिक है उसको धीरे धीरे क्या करते हैं, ब्रेकअप करते हैं, ठीक है। तो पहला है द डेज। जो डेज होता है वो क्या दिखाता है,
शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस बताता है और इमीडिएट चैलेंज बताता है कि आपका आज शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस क्या था। जैसे कि वो लड़का आया, कुछ समझ में नहीं आ रहा था उसको क्या चल रहा है, शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस वो खराब था, अब जाके बोले उड़ान में कुछ नहीं पढ़ाते। सिंपल है, अनटिल और अनलेस वो 4-5 दिन आके नहीं देखे, राइट। तो शॉर्ट टर्म एक्सपीरियंस खराब था, राइट। इमीडिएट चैलेंजेस, उसमें बहुत चैलेंजेस आए होंगे, जब पढ़ रहा होगा तो मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा चल क्या रहा है, चैलेंजेस आए होंगे, उसकी अपनी इंटरनल चैलेंजेस आए होंगे, ठीक है। क्या है, दीज आर फ्लीटिंग मोमेंट्स। फ्लीटिंग मोमेंट्स मतलब जो बहुत क्षणिक रहते हैं, मतलब तुरंत चले जाते हैं, तो बोलते हैं ना क्षणिक मोमेंट्स रहते हैं, तुरंत चले जाते हैं। फ्लीटिंग मोमेंट्स डेट पास क्विकली ऑफरिंग इंस्टेंट लेसन्स डेट मे बी लिमिटेड इन पर्सपेक्टिव। इस पे फोकस करो, डेट मे बी लिमिटेड इन पर्सपेक्टिव, मतलब वो सीमित है, वो आपका जो नजरिया है उसको सीमित करते हैं। लिमिटेड इन पर्सपेक्टिव, डेज की बात हो रही है यहाँ पे, अभी बात हो रही किसकी, ईयर्स की। ईयर्स क्या दिखाता है, आपका समय को एक्यूमुलेट करता है, मतलब आपका जो समय है वो एक समय की बात नहीं कर रहा है, ये ईयर्स की बात कर रहा है, दशक की बात कर रहा है, जहाँ पे एक्यूमुलेशन ऑफ टाइम होगा। अगर मैं आप लोगों को बोलूँगा कि आप अपनी पूरी स्कूलिंग लाइफ को कैसे डिस्क्राइब करोगे, तो आप लोग ये तो नहीं करोगे कि मैं खाली क्लास 12th की बात करूँगा या क्लास 8th की बात करूँगा, आप खाली 2 पॉइंट में पूरी अपनी स्कूलिंग लाइफ को डिफाइन करेंगे। यस, माई स्कूलिंग वॉज वेरी गुड, ऐसा करके, या फिर मैं मतलब मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। या कई लोग बोलते हैं कि मैं स्कूल में वो नहीं सीखा जो मैं कॉलेज में सीख पाया, राइट। जैसे कि मैं आप लोगों को एग्जांपल देता हूँ, जो मैंने 15 महीने के फेज़ में, जो यूपीएससी फेज़ में मैंने सीखा, मैंने पूरी स्कूलिंग में नहीं सीख पाया। दिल्ली में अगर आपसे 2-2.5 लाख रुपए ले रहे हैं यूपीएससी का, तो वो आपको कोई डिग्री नहीं दे रहे हैं 12 से 15 महीने में, लेकिन 12 से 15 महीने में आपको इतना सब कुछ सिखा देते हैं, अर्थव्यवस्था का, इतिहास का, राजनीतिक व्यवस्था का, कि आपको डिग्री नहीं भी मिली है लेकिन आपको लगेगा कि मुझे कुछ डिग्री प्राप्त है, मैंने लाइफ में कुछ तो किया है। आप जैसे एक बार क्लासेस कर लेंगे तो आपको डिग्री नहीं मिली भले, लेकिन आपको ये लगेगा कि भाई मैं अब लाइफ में फेल नहीं होऊंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैंने कुछ तो किया है। आप लोग बात समझ रहे? तो वही बता रहे हैं, जो एक्यूमुलेशन ऑफ टाइम है वो क्या बताता है, ग्रेजुअल ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रेजुअली होगी, धीरे धीरे। इंस्टेंट ग्रोथ किसी की भी नहीं होती, धीरे धीरे ग्रोथ होती है, ठीक है। एंड द इनसाइट्स डेट कम विथ रिफ्लेक्शन ओवर अ लॉन्गर पीरियड। हाँ, आप लोग इसमें उसका एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जोमेटो का, पेटीएम का एग्जाम्पल भी ले सकते हैं, जो कि स्टार्टिंग में लॉस मेकिंग कंपनी थी। जोमेटो तो 4-5 साल तक लॉस में ही चली, पेटीएम भी लॉस में चली। आप लोग ओयो का एग्जाम्पल ले सकते हैं, रितेश अग्रवाल जो ओयो का जो फाउंडर है, वो 3-4 साल तो लॉस में ही चल रहा था। वो ऐसी नौबत आ गई थी कि अपनी कंपनी बंद करने को आ गई थी, लेकिन उसके बाद भी उनसे 23,000 करोड़ की कंपनी बनाई है आज की डेट में। तो आप लोग ऐसे एग्जाम्पल ले सकते हैं स्टार्टअप्स के, है ना, एग्जाम्पल भी ले सकते हैं आप लोग, ठीक है। इट इज थ्रू द ईयर दैट ट्रू विजडम इमर्जेस। सालों बाद एक विजडम इमर्ज हुआ, ट्रू विजडम, शेप्ड बाय अ सीरीज ऑफ एक्सपीरियंस। आपका जो विजडम होता है वो आपके एक्सपीरियंस से झलकता है, राइट। आपका जो विजडम होता है वो आपके एक्सपीरियंस से झलकता है, ठीक है। तभी आप देखेंगे, यदि आप लोग मतलब कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, यूपीएससी का कोई भी सब्जेक्ट पढ़ते हैं, तो अगर मान लो हिस्ट्री का मैं टीचर ले आऊँगा जो यूपीएससी आज तक नहीं पढ़ा है, लेकिन हिस्ट्री का बहुत बड़ा वो है, ज्ञाता है, तो आपको वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हिस्ट्री नहीं पढ़ाएगा, वो आपको एक अलग माइंडसेट से पढ़ाएगा। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यूपीएससी की तैयारी कर चुका है, उस जर्नी को फील कर चुका है, वो उस हिसाब से आपको पढ़ाएगा। तो आप समझ रहे हैं, आपका जो विजडम जनरेट होता है वो आपके एक्सपीरियंस से होता है। एक्सपीरियंस होता है जो आपने अपना तैयारी करते टाइम आपने एक्सपीरियंस गेन किया। चाहे आप आलम सर ले लो, चाहे आप मिश्रा सर ले लो, चाहे मुझे ले लो, हम लोग सब यूपीएससी की तैयारी कर चुके हैं, तो हम लोग पढ़ा रहे हैं। यदि आप कोई और टीचर लाओगे जो यूपीएससी की तैयारी नहीं किया है, तो आपको हो सकता है हम लोग से अच्छा पढ़ा है हिस्ट्री, लेकिन वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम माइंडसेट से आपको ना पढ़ा है। वो हो सकता है आपको ऋग्वेद में अंदर ले जाए, आपको जाना नहीं है वहाँ पे, क्योंकि उसको पता ही नहीं क्या क्या आता है एग्जाम में, क्या क्या नहीं आता। आ रही बात समझ, ठीक है। द कोर्ट एम्फेसाइज डेट वाइल द डेज ब्रिंग इमीडिएट लेसन्स, जो दिन होते हैं वो आपको इमीडिएट लेसन देते हैं तुरंत। इट इज़ अ लॉन्ग पैसेज ऑफ ईयर्स डेट अलाउज फॉर रिफ्लेक्शन, मतलब आप अपने अंदर झांकते हैं एक लंबे समय के बाद कि भाई मैंने पूरे जिंदगी भर क्या किया, ठीक है। आपको अगर मैं बोलूँ अपनी 2 साल बाद 3 साल बाद यूपीएससी की तैयारी आप लोग कर लोगे कि आपने अभी तक क्या किया,
तो आप लोग अगर पेपर नहीं निकलेगा तो बोले मैंने ये गलती कर दी, काश मैं उस समय रिवीजन कर ली होती, आप लोग ये बोलोगे, और निकल गया मैंने तो बहुत मेहनत की थी। आप समझ रहे बात को? इट इज़ ऑल अबाउट रिफ्लेक्शंस ऑफ योर प्रिपरेशन, रिफ्लेक्शंस ऑफ ईयर, लर्निंग फ्रॉम पास्ट मिस्टेक्स। जैसे कि आप लोगों का पहला अटेम्प्ट बर्बाद होने वाला है, यू नो ऑल, तो फिर योर पास्ट एक्सपीरियंस मेक्स यू एलिजिबल इन योर सेकेंड अटेम्प्ट। ऐसा नहीं बोलना चाहिए, नहीं होगा, अच्छा होगा, ठीक है, लेकिन मान के चलिए अगर एक अटेम्प्ट बर्बाद हुआ, वेदर इन प्रीलिम्स वेदर इन मेंस, तो यू विल गेट टू नो इन सेकेंड अटेम्प्ट, ठीक है। एंड डेवलपिंग ए ग्रेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ लाइफ, ठीक है, ठीक है। ये आपका इंट्रोडक्शन रहेगा, ये आपका इंट्रोडक्शन रहेगा। ये आप लोगों का बस खाली बताया है, पॉइंट को ब्रेक किया है, पॉइंट को ब्रेक किया है। अभी आप लोग कोई भी एक एनेक्डोट दोगे, आप लोग कोई भी एक किस्सा देके अपना इंट्रोडक्शन से चालू कर सकते हैं। ह्यूमन इवोल्यूशन को भी डाल सकते हो, हाँ, पहले बिल्कुल बिल्कुल अच्छा एग्जाम्पल डाल सकते हो, बट मुझे अभी तक सबसे अच्छा एग्जाम्पल रतन टाटा का लगा। ह्यूमन इवोल्यूशन को भी डाल सकते हो, बट रतन टाटा का एग्जाम्पल इसमें बहुत उपयुक्त है इस कंडीशन में और इस सिनारियो में भी। इस साल ही उनका निधन हुआ तो बहुत अच्छा पॉइंट है वो, अगर कोई डाला होगा तो पॉइंट मिलेगा। बॉडी, ठीक है, ये ऐसे को आप मल्टीपल डायमेंशन में देखेंगे। पहला देखेंगे आप लोग पर्सनल ग्रोथ ओवर टाइम, ठीक है, पर्सनल ग्रोथ ओवर टाइम। जैसे कि आप देखेंगे अल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल है, अल्बर्ट आइंस्टाइन का एग्जाम्पल है। अल्बर्ट आइंस्टाइन अपने अर्ली ईयर्स में बहुत ज़्यादा डाउट में थे और बहुत ज़्यादा सेटबैक्स उन्होंने फेस किया, बहुत ज़्यादा उन्होंने सेटबैक्स फेस किया। जैसे उनकी एक वो है थ्योरी रिलेटिविटी, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ऑफ ग्रेविटेशन, तो उस थ्योरी को उन्होंने अपनी ग्रेविटेशनल थ्योरी के 10 साल 15 साल बाद वो लाए 1905 में। सोचो, तो उन्होंने अपना जो रिलेटिविटी थ्योरी थी उस पर काफ़ी डिस्कस एनालाइज किया, काफ़ी सेटबैक्स झेले, उसके बाद उनकी थ्योरी आई। इतने बड़े साइंटिस्ट थे अल्बर्ट आइंस्टाइन, ठीक है। इट वॉज थ्रू ईयर्स ऑफ परसिस्टेंस, रिफ्लेक्शन एंड स्टडी दैट ही डेवलप्ड द थ्योरीज दैट ट्रांसफॉर्म्ड फिजिक्स, ठीक है। एग्जाम्पल है पर्सनल ग्रोथ ओवर टाइम, उनका ग्रोथ हुआ समय के साथ। क्या पता मैं आगे चल के बहुत अच्छा टीचर बन जाऊं। पर्सनल ग्रोथ ओवर टाइम, क्या पता नहीं भी बनूं, हो सकता है नहीं भी बनूं। मेरा ओरिएंटेशन थोड़ा बिजनेस तरफ ज़्यादा है, तो हो सकता है आई विल बी मोर टुवर्ड्स माय बिजनेस, मे बी। पर्सनल ग्रोथ ओवर टाइम, समझ रहे हो आप बात, ठीक है। दूसरा इम्पैक्ट ऑफ रिफ्लेक्शन, अनलाइक द फास्ट पेस्ड डेज दैट मे रश बाय द ईयर्स अलाउज टू पॉज। महात्मा गांधी का एग्जाम्पल लेंगे, देखेंगे महात्मा गांधी की जो जर्नी थी वो स्ट्रगल, ईयर्स ऑफ स्ट्रगल और जो उन्होंने साउथ अफ्रीका में देखा उसकी रिफ्लेक्शन को दर्शाता है, जहां से उनको क्या मिला, नॉन वायलेंस, सहने की क्षमता, सहने की क्षमता, नॉन वायलेंस, अ प्रिंसिपल दैट बिकम क्लियर टू हिम आफ्टर ईयर्स ऑफ लीडरशिप एंड पर्सनल ग्रोथ। अभी पूरे वर्ल्ड में नॉन वायलेंट के रूप में जानते हैं गांधी जी। नॉन वायलेंस प्रिंसिपल की बात आएगी, द लॉर्ड महात्मा गांधी जी, ठीक है। पूरे विश्व में नॉन वायलेंट के नाम पे महात्मा गांधी को जानते हैं। जैसे कि आप देखेंगे जब पूरे विश्व में उसकी बात आती है, इसकी लड़ाई की हो गई, दंगे फसाद की हो गई, तो लोग नॉर्मली माओइज्म की बात करते हैं, माओइज्म की बात करते हैं। तो वैसे पूरे विश्व में अगर नॉन वायलेंट की बात होती है तो इसको जानते हैं। कैपिटलिज्म की बात होती है तो यूएस को जानते हैं, सोशलिस्ट की बात होती है तो रशिया को जानते हैं। सेम चीज नॉन वायलेंट की बात होती है तो महात्मा गांधी को, थ्रू बिकॉज ऑफ हिज ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, ठीक है, ठीक है। वैल्यू ऑफ पेशेंस एंड लर्निंग, आप देखेंगे कोई म्यूजिशियन है, कोई म्यूजिशियन है, वो एक गाने से अपनी धुन को सही नहीं कर सकता। एग्जाम्पल है, लेटेस्ट एग्जाम्पल अरिजीत सिंह। भाई वो बचपन से गा रहा है और स्टार्टिंग में उसने भी बहुत डिस्क्रिमिनेशन सेटबैक्स फेस किया हुआ है। वो अपने ग्रुप में उनको बच्चे नहीं रखते थे क्योंकि वो पागल सा, शैबी सा रहता था और उसको ग्रुप में अपने बच्चे नहीं रखते थे। ही वॉज अ अलोन चाइल्ड, ठीक है। लेकिन उनकी इतनी सालों की मेहनत थी, ही इज़ द फाइनेस्ट सिंगर इन इंडिया राइट नाउ। वो कोई भी सॉन्ग बना दे उसमें पता नहीं अमृत सा जुल जाता है। आप सैयारा मूवी देख लीजिए, सैयारा मूवी में भी उन्होंने एक सॉन्ग लिखा है। मतलब उनकी कोई भी एक सॉन्ग होगा ना तो आप देखना बहुत अच्छे व्यूअरशिप आते हैं और उनका कोई भी सॉन्ग नॉर्मली फ्लॉप नहीं होता,
आप कोई भी सॉन्ग अरिजीत सिंह के उठा के देख लो, कहीं ना कहीं आपको उसका सॉन्ग वो मिलेगा। और जो मूवी होती है सॉन्ग से ही तो हिट होती है। आप सैयारा मूवी देखिए ना, सॉन्ग से हिट हुई है, एक्चुअल में सॉन्ग से हिट हुई है। और आप अगर तुम लोग को वो मूवी याद है आशिकी 2 याद होगा, तो वो मूवी पूरी म्यूजिकल मूवी है, गाना ज़्यादा है मूवी कम है। आप समझ रहे हो बात को, हर 2 मिनट बाद तो गाना आ जा रहा है। आप देखिए इसमें एग्जाम्पल क्या था, कहाँ गया, हाँ, अ म्यूजिशियन एबिलिटी टू मास्टर एन इंस्ट्रूमेंट डज नॉट कम फ्रॉम अ सिंगल प्रैक्टिस सेशन, फ्रॉम ईयर ऑफ कंसिस्टेंट एफर्ट, प्रैक्टिस एंड लर्निंग फ्रॉम मिस्टेक्स। ठीक है। दूसरा फिलोसफिकल इनसाइट्स देखते हैं हम लोग, जो आपके इमैनुअल कांत थे, फिलोसोफर थे, जैसे आपके इमैनुअल कांत हो गए, आपके अरिस्टोटल हो गए, है ना, आपके और जैसे और की कौन कौन से, जॉन लॉक हो गए, आप लोग पढ़ेंगे सबकी थ्योरी, जॉन लॉक हो गए, आप एक और है ये आपका जैसे डैनियल गोलमैन हो गए, ये सब की आप लोग थोड़ी थोड़ी थ्योरी पढ़ेंगे। तो ये सब फिलोसफर है। तो इन्होंने जो थ्योरी दी थी आइडियलिज्म, ट्रांसेंडेंट आइडियलिज्म की इन्होंने थ्योरी दी थी, देखेंगे। और वो जो थ्योरी दिया था उन्होंने 10 साल 15 साल ह्यूमन परसेप्शन को एनालाइज किया कि ह्यूमन का बिहेवियर कैसा है, उनका नॉलेज एस्पेक्ट कितना है, उनमें कितनी मोरालिटी है, ये सब को एनालाइज करके उन्होंने आइडियलिज्म पे एक थ्योरी बनाया था। ठीक है। तो ऐसा तो नहीं कि थ्योरी रात को जग के बना दिया, उन्होंने उस पर स्टडी की, एनालाइज किया, ह्यूमन बिहेवियर को एनालाइज किया, एंड देन ही गेट टू नो द थ्योरी। तभी तो उनको जानते हैं इमैनुअल कांत के नाम पे, आप पढ़ेंगे एथिक्स में। ठीक है। अभी क्या था, आप इसका कंक्लूजन दे देंगे। ठीक है, कंक्लूजन दे देंगे। दिस कोट एम्फेसाइज दैट टाइम नॉट जस्ट मोमेंट shapes our understanding of life, while days offer immediate lesson। जो दिन है लिखा होगा यहाँ पे, हालांकि दिन तुरंत सबक देते हैं, लेकिन सच्चा ज्ञान वर्षों के विकास, चिंतन और अनुभव से ही आता है। क्लियर? आप लोग इसको लिख सकते हैं अपने पॉइंट से, अपने पॉइंट ऑफ व्यू से लिख सकते हैं आप लोग इस एग्जाम्पल को, और जब आप लोग लिखेंगे तो और भी डायमेंशन कवर करेंगे। ठीक है। और आप लोग कभी भी ऐसे लिखेंगे तो आप लोग ऐसे की टॉपर कॉपी को देखेंगे। कल मैंने एक ऐसे भेजा था, देखे थे उसको, इंग्लिश वाला था शायद, इंग्लिश में समझ में आया था, क्योंकि लैंग्वेज बहुत कठिन थी, लैंग्वेज बहुत डिफिकल्ट थी। मैंने वो ऐसे नॉर्मली पढ़ रहा, क्योंकि मुझे जब पढ़ाना था तो मैं देख रहा था कि किस टाइप के पैटर्न में ऐसे लिखे हैं लोगों ने, तो इसका वो सबसे अच्छा ऐसे था जो मैं देखा, और बहुत ही अच्छा, वाकई में बहुत अच्छा ऐसा था। क्या जबरदस्त डायमेंशन कवर किया उन्होंने। टॉप से वेबसाइट से मिल जाएगी तुमको, आप यूपीएससी नहीं, यूपीएससी की वेबसाइट टॉपर कॉपी नहीं मिलेगी, इंस्टीट्यूट के आप लिखेंगे ना टॉपर कॉपी ऑफ शक्ति दुबे, जैसे आप लिखेंगे ना आपको शक्ति दुबे की टॉपर्स कॉपी चाहिए, तो आप लोग लिखेंगे टॉपर कॉपी ऑफ शक्ति दुबे, नॉर्मल गूगल करेंगे तो आपको विजन का बहुत सारे लिंक आ जाएगा, तो आप विजन पे जाके वहाँ से आप लोग देख सकते हैं। विजन में तो सबका कॉपी दिख जाता है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोग टेस्ट सीरीज देंगे तो आप विजन से जुड़ेंगे, प्री में तो नहीं जुड़ते, मेंस में जुड़ जाएंगे आप लोग। ठीक है। और आप लोग भी जब मेंस लिखेंगे तो आप लोग भी टेस्ट सीरीज लेंगे, कहीं ना कहीं अच्छी टेस्ट सीरीज, या तो विजन की लेंगे या तो फोरम की लेंगे, है ना, तो उस समय आप लोग जुड़ेंगे। नहीं तो कहीं ना कहीं आप लोग टेस्ट से उसमें जुड़ेंगे, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू में जुड़ेंगे, है ना, कहीं ना कहीं आप लोग जुड़ेंगे दिल्ली के इंस्टीट्यूट से। ठीक है। तो आप लोगों को टॉपर कॉपी मिलेगी, तो आप लोग एक बार टॉपर्स कॉपी को भी देखिएगा। टेलीग्राम चैनल बहुत है, टेलीग्राम इतने हैं ना, लेकिन आप उसमें भी घुसो मत। आप लोग टेलीग्राम चैनल में घुसोगे ना तो अननेसेसरी टाइम किल करोगे अपना। टेलीग्राम मतलब एक तरह का ना आदत लग जाता है यूपीएससी वालों के लिए। टेलीग्राम मतलब इज अच्छा, नहीं तो मेरे को लगा टेलीग्राम इज ओनली मेड फॉर यूपीएससी। मतलब हमारे भी बहुत कंटेंट हो जाता है, ऐसा है कि 4 कोचिंग इंस्टीट्यूट के नोट्स आ जाते हैं, पहले से देखेंगे। ओके, क्योंकि यूपीएससी का पूरा मटेरियल टेलीग्राम पे है, और टेलीग्राम पे आप लोग जुड़ोगे तो आप लोग पागल हो जाओगे, आप लोग अपना टाइम किल करोगे। मत जुड़ना, आप लोगों को जो पढ़ाया जा रहा है उसी को अच्छे से रिवाइज कर लोगे तो पेपर निकल जाएगा। टेलीग्राम पे ना अननेसेसरी नोट्स आते हैं, मतलब आप कंफ्यूज जाओगे क्या पढ़े क्या छोड़े, और लगेगा आप लोगों को इनसाइट्स करेगा, अरे ये पढ़ लेते हैं अच्छा लग रहा है, आप लोगों को इनसाइट्स करेगा। टेलीग्राम में मत जुड़ना, है ना। और टॉपर कॉपी की भी अभी जरूरत नहीं है, आप लोग पहले एक ऐसे खुद से तो लिखो। आप लोगों का ऐसे का वो कब है, टेस्ट कब है?
होगा ना आप लोगों का ऐसे का, एक दो टेस्ट के बाद हो सकता है आप लोगों का ऐसे का होगा, तो उसमें आप लोगों को ऐसे लिखने मिलेगा, तो एक दो ऐसे खुद से लिखना तो आप लोगों को समझ में भी आएगा। और अभी तो कंटेंट ही नहीं है आप लोगों के पास, लेकिन आप लोगों को एक स्ट्रक्चर समझ में आ गया ना भाई ऐसे का। कल से ऐसे आप लोग पढ़ रहे हो, कल से कितना ऐसे कर लिए, 6 ऐसे कर लिए, 3 कल का 3 आज का, तो कल आप लोगों को थोड़ा बहुत स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा ऐसे का, कि ऐसे कैसे हम लिखते हैं, कैसे हम लिख सकते हैं, है ना। डायमेंशन कवर समझ में आ गया होगा, कितने डायमेंशंस हम लोगों ने कवर किए, वो डायमेंशंस कवर में आ गया। काउंटर कैसे करते हैं, और काउंटर करने के बाद अपने आप व्यू पॉइंट भी जोड़ सकते हैं, अपने आप व्यू पॉइंट भी जोड़ सकते हैं। जैसे कि कल का एक ऐसे था, क्या था, थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड एंड क्रिएट अ वर्ल्ड, क्या था ऐसे देखो, विचार एक दुनिया खोजता भी है, विचार एक दुनिया खोजता भी है और एक बनाता भी है। तो आप लोग पहले लिखेंगे विचार दुनिया, मैंने दिखाया था कल, हाउ थॉट फाइंड्स अ वर्ल्ड, विचार कैसे खोजता है। फिर आप लोग लिखेंगे विचार कैसे वर्ल्ड बनाता है, एग्जाम्पल मैंने बताया था कल आप लोगों को। फिर आप लोग दोनों को इंटीग्रेट कर देंगे कि पहले हम लोग कैसे किसी चीज़ को अंडरस्टैंड करते, फाइंडिंग करते, फिर उससे रिवोल्यूशन बना के हम कुछ नए आविष्कार करते हैं। आप ऐसे करके उसका एग्जाम्पल लिख सकते हैं, आप अलग अलग डायमेंशन भी कवर कर सकते हैं उससे, ठीक है। तो आप लोग वैसे उसका ऐसे करेंगे, ठीक है। क्लास एंड करें फिर आज की।